हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हमने गणित की जो सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। देखो, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सर गणित का सिलेबस क्या है। हमने संपूर्ण गणित को 3 भागों में बांटा था, एरिथमेटिक, एडवांस मैथ और टेक्निकल मैथ, और तीनों का क्या क्या सिलेबस हो सकता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप अगर सिलेबस को पहचानना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर हम कोई यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो उस यात्रा का लक्ष्य हमको पहले पता हो। तो यदि आप गणित में महारत हासिल करना चाहते हैं, गणित को सीखना चाहते हैं, तो सर कहाँ हमें पहुँचना है, उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मैंने पहली क्लास में तय किया था कि ये हमारा टारगेट है। ये सिलेबस को बताकर मैंने बताया था कि ये हमारा टारगेट है और यहीं पर हमें पहुँचना है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देखना जरूरी है। देखो, अगर आप उसको स्किप मत करना। अगर तुम्हें लगे कि सर नॉर्मल बातें हैं तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है 2x स्पीड पर, दोगुनी स्पीड कर लेना यूट्यूब पर, आराम से उस वीडियो को जल्दी से देख लेना, और चाहो तो सिलेबस लिख भी सकते हो। और उसके बाद वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने कहा था सर गणित में कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो पूरे गणित में लागू होंगे। वो किसी एक चैप्टर के नियम नहीं हैं, वो ऐसे नियम हैं जो पूरे गणित में फॉलो होते हैं। तो सर उन नियमों को मैंने 10 दिव्यास्त्र बनाकर रखा है, और उन 10 दिव्यास्त्रों में से 5 दिव्यास्त्र मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की क्लास में बचे हुए 5 दिव्यास्त्र हम पढ़ेंगे। दिव्यास्त्र मतलब ये वो अस्त्र हैं, ये वो अस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल पूरे गणित में होगा। तो एक अच्छा गणित का टीचर होगा या एक अच्छा गुरु होगा तो वो इन मूलभूत बातों को पहले ही बता देगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको गणित का बिल्कुल बहुत शून्य भी नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ आप बिल्कुल 0 लेवल के हो। कक्षा 5 के छात्र में मान के चलता हूँ, कक्षा 5 के छात्र में मान के चल रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं गणित को पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर। दिव्यास्त्र नंबर 6, ये हमारा है दिव्यास्त्र नंबर 6। सर इस दिव्यास्त्र में है क्या, कुछ अंडरस्टूड चीजें होती हैं गणित में। गणित में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सर छिपी रहती हैं, हमें वहां समझना पड़ेगा। अपनी मानसिकता के आधार पर हमें वहां समझना होगा कि सर यहाँ कोई चीज छिपी है तो वहां क्या होगा। बहुत जगह ऐसी हैं गणित में सर वहां कुछ बातें अंडरस्टूड रहती हैं, तो उन अंडरस्टूड बातों को हमें अपने दिमाग के आधार पर समझना होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको लिख सकते हैं, आवश्यकता ना पड़े तो उनको हटा भी सकते हैं। तो सर ऐसी क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है अंडरस्टूड 1, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड 1। मतलब पहली बात, इसमें हम 3 बातें बताएंगे। तो पहली बात तो सर है अंडरस्टूड 1। सर गणित में ये जो नंबर है ना 1, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां ये छुपा रहता है। आवश्यकता पड़ती है तो लिख देते हैं इसको, आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसको प्रकट कर देंगे। जैसे अगर पूरे गणित में आपको कहीं पर भी मान लीजिए एक संख्या है a, हम अगर चाहते हैं कि सर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक नंबर अपनी तरफ से सोचना चाहते हैं, लेकिन सर वो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद इसके उत्तर पर कोई प्रभाव न डाले। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी संख्या में अगर गुणा कर भी दें तो वो उत्तर पर प्रभाव नहीं डाले, आंसर पहले जितना आ रहा था आज भी उतना ही आना चाहिए। तो सर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, इसका मतलब ये है सर यहाँ पर हम किस संख्या को रख सकते हैं। अगर भविष्य में कभी गणित में आगे चलकर मुझे गुणा में किसी संख्या को मानना पड़े, और एक ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर उस संख्या के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सर वो होता है केवल 1। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कभी गुणा में कोई संख्या माननी पड़े और एक ऐसी संख्या जो उत्तर को ना बदल दे, तो सर गुणा में हमेशा 1 मानूंगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखा है कि सर ये लिखा है m, मैं चाहता हूँ कि सर मल्टीप्लाई में 1 हो, तो हम यहाँ पर गुणा में मल्टीप्लाई में कुछ हो, तो मैंने लिख लिया m इंटू 1 लिख लिया। तो इससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये छोटी सी बात क्यों बता रहे हो, इतनी छोटी बात, ये तो सर हमको पहले से आती है। अरे पहले से आती होती तो मैं बताता नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ तुमने कक्षा 5 के छात्र हो, मैं ये मान के चलता हूँ। दूसरी बात, ये इसका इस्तेमाल है, आगे है इस्तेमाल, तो हम यह बता के चलते हैं। है बेशक छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व करवाती हैं। तो हमने समझा कि सर अगर संसार में अगर कोई संख्या है उसके मल्टीप्लाई में हमें कुछ मानना होगा, अपनी तरफ से कुछ मानना होगा, तो सर मैं
गुणा में वो भी मानना होगा तो क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। जैसे मान लीजिए सर यहाँ पर ये 5 लिखा है और इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो हम अगर गुणा में कुछ मानना चाहें तो हम गुणा में 1 मान सकते हैं। तुम कहोगे सर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत जगह ऐसी होंगी जहां पर हमें अपनी तरफ से गुणा में 1 मानना पड़ेगा, और गुणा में 1 मानने से उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, सर अगर कोई संख्या है, सर कोई संख्या है उसके भिन्न में, उसके बट्टे में अगर कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है और मुझे मानना है सर, मुझे नीचे मानना है, तो मानने के दौरान और एक ऐसी संख्या जिसका भाग लगाने पर उत्तर पर कोई प्रभाव न पड़े, तब भी मैं क्या मानूंगा, वहां पर भी मैं 1 मानूंगा। इसका मतलब अगर किसी संख्या के बट्टे में मुझे कुछ संख्या माननी पड़े और ऐसी संख्या माननी पड़े, ऐसी संख्या मानी जाए कि जो उत्तर पर कोई प्रभाव ना डाल दे। मतलब यह है कि कोई संख्या है उसको मैं भिन्न बनाना चाहता हूँ, तो भिन्न बनाने के लिए अंश और हर दोनों होने चाहिए। तो सर अगर अंश तो है लेकिन हर नहीं है, तो हर को सर 1 मान लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ। तो कुल मिलाकर सर ये 1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, इसका भी हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो ये p लिखा है, मैं ये चाहता हूँ इसको भिन्न बनाना चाहता हूँ, इसको फ्रैक्शन बनाना चाहता हूँ, तो सर फ्रैक्शन बनाने के लिए तो सर इसका हर भी होना चाहिए, और हर अगर मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो पता क्या करूँगा, मुझे इसे फ्रैक्शन बनाना है तो इसके बट्टे में मैं 1 अपनी तरफ से मान लूंगा, और ये अब बन चुका है ये फ्रैक्शन। इसका मतलब है संसार की कोई संख्या होगी उसको मुझे फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन उसके उत्तर पर कोई प्रभाव न पड़े, तो सर बट्टे में हम 1 मान लेते हैं। अगला कि सर ये x है और इसकी ये घात है, पावर, ये x है और इसकी घात है। अगर कभी भी संसार में कभी भी कोई तुम्हें संख्या मिले, पूरे गणित की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई वेरिएबल मिले, चर, कोई चर मिल जाए या फिर कोई अंक मिल जाए या कोई संख्या मिल जाए, सर उसकी घात में अगर कुछ ना हो, अगर कुछ ना हो और मुझे माननी पड़े उसकी घात, तो मैं क्या मानूंगा, हमेशा 1 मानूंगा। इसका मतलब ये है अगर कोई चर है या कोई संख्या है उसकी कोई घात नहीं है, तो मैं वहां पर घात 1 लेकर चलूंगा। ये बात अंडरस्टूड रहती है। तो ये जो 1 है ना, 1, ये 3 जगह अंडरस्टूड रहता है। अगर किसी की घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, किसी के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, किसी के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और इसका इस्तेमाल होगा आगे जाके। तो अगर हम बात करते हैं सर, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि सर ये है हमारे पास m, और इसकी पावर अभी भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगी तो मैं क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। अगर हम बात करते हैं सर, ये लिखा है 7 और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इसका मतलब सर 1 होगा, 1 अंडरस्टूड रहता है। तो हमें एक तो समझ आएगा सर, अंडरस्टूड 1, छिपा हुआ 1। दूसरा सर, एक दो चिन्ह हैं, दो चिन्ह हैं वो भी छुपे रहते हैं, और जैसे एक छुपा है एक, ऐसे ही नंबर 2 है, एक संख्या है 2, संख्या है 2, वो भी एक जगह छुपी रहती है। अगर वो नहीं भी है तब भी हमें वहां 2 ही मानना है। तुम कहोगे सर ऐसी कौन सी जगह है, तो देखो छिपा हुआ 2, तो हम चलो इसकी बात पहले लिख देते हैं, इसकी जो बात है लिखित में लिख देते हैं कि है क्या। हम लिखेंगे यदि गुणा, यदि गुणा कोमा भाग तथा घात, घात में कुछ ना हो, कुछ ना हो, तो हम वहां एक मान सकते हैं, मान सकते हैं। ये है बात। यदि किसी संख्या के गुणा में, भाग में या पावर में कुछ ना है, कुछ भी नहीं है, तो सर वहां पर एक छुपा होगा, एक हम मानेंगे। अगली है सर बात इसी में से, देखो अंडरस्टूड 1 हो गया, अब हम बात करते हैं सर अंडरस्टूड 2। ये है, यहां से लिखते हैं UNDER, अंडरस्टूड STOOD, अंडरस्टूड 2। गणित में एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर 2 छुपा रहता है। गणित में एक ऐसी भी जगह है सर जहां 2 छुपा रहेगा, नहीं भी लिखा होगा तब भी हमको वहां 2 समझ के चलना है। तुम कहोगे सर ऐसी कौन सी जगह है, तो ऐसी जगह है ये वाला, देखो ये साइन दिख रहा है, ये साइन है, इस साइन को बोलते हैं रूट, ROOT। रूट में अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो सर इसका मतलब होता है 2 लिखा है, तो इसी को स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अब यहाँ अंडरस्टूड रहता है, ये जो 2 है, ये मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये दो कभी वो लिखता नहीं है, ये 2 ये बताता है कि जब इसका गुणनखंड होगा तो अंदर जो इसके अंदर में गुणनखंड के जो पेयर बनेंगे, जोड़े 2-2 के बनेंगे,
अगर यहाँ 3 है तो यहाँ जितने भी गुणनखंड आएंगे उसमें 3-3 के पेयर बनाना। इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ 4 है तो 4-4 के पेयर, जितना भी यहाँ लिखा है उतने पेयर यहाँ बनाए जाते हैं। 2 लिखा है तो सर 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर में से एक बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ही चलता है। तो हमने कहा कि सर अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो सर यहाँ छुपा रहता है 2। हम ये मान के चलेंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ, तुम कक्षा 5 में पढ़ रहे हो ये। तो कुल मिलाकर ये है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 छुपा है। अगर 3, सर 3 तो लिखा होगा। अगर 2 के अलावा ये कुछ भी होगा, क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, तो लिख कर देगा। मतलब अगर मान लीजिए क्यूब रूट है तो उसको लिखना पड़ेगा सर यहाँ पर 3, और अगर मान लीजिए फोर्थ रूट है तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4, अगर फिफ्थ रूट है तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5, अगर यहाँ पर ये है 3 वाला या 4 वाला या 5 वाला, तो सर यहाँ 3 4 5 लिखना पड़ेगा उसको। लेकिन सर स्क्वायर रूट है तो सर वहां पर इसको लिखना नहीं पड़ेगा 2, क्योंकि गणित, तुम कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि गणित में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इसी चिन्ह का होता है। तो गणितज्ञों ने ये सोचा कि भाई साहब बार बार ये चिन्ह हमें बनाने की आवश्यकता है, तो सर बार बार हमको 2 लिखना पड़ेगा, बार बार 2 लिखना पड़ेगा। तो एक काम करो, ऐसा करो, 2 को हम लिखते ही नहीं है, 2 को हम लिखेंगे ही नहीं, जहां लिखा नहीं है वहां 2 अंडरस्टूड है, ये इन्होंने मान लिया। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी यहाँ पर ऐसे स्क्वायर रूट लगा हो और यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ होता है 2, ये स्क्वायर रूट है। तो हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट, ये फिफ्थ रूट। तो आइए हम समझ में आएगा सर अंडरस्टूड 2, एक हमने समझा था अंडरस्टूड 1 और एक समझा सर अंडरस्टूड 2। ये अभी दिव्यास नंबर 6 ही है। अब हम एक और चीज समझते हैं, अंडरस्टूड साइन, UNDERSTOOD, शाइन, SIGN। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं सर, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो छिपे रहते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो छिपे रहेंगे, उनको हमें समझना होगा, अपनी ज्ञान के आधार पर समझना होगा कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह है। एक चिन्ह होता है प्लस का और एक चिन्ह होता है गुणा का। गुणा का जो चिन्ह छिपा रहता है और प्लस का भी चिन्ह छिपा रहता है। कहाँ छिपा रहता है सर? प्लस का। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, कोई संख्या, ये 4 है, कोई भी संख्या है, मैं कहता हूँ ये 4 के आगे यहाँ पर है, यहाँ कुछ कोई चिन्ह है क्या? कोई चिन्ह नहीं है। तो अगर कोई नॉर्मल संख्या लिखी है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा प्लस की होती है। प्लस के साइन को हम दिखाते नहीं हैं। अगर ये माइनस की होती तो माइनस का चिन्ह दिखा देते। लेकिन अगर कोई संख्या है और उसके आगे, उससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम समझेंगे सर उसके आगे प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो हम ये मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ इसके पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये 5 प्लस का ही होगा। अगर हम लिख दें कि सर माइनस का 7 तो सर इसके आगे तो चिन्ह लगा है, इसके आगे चिन्ह लगा है तो हम इसके आगे कुछ नहीं मानेंगे। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, ये हमेशा हमको मानना है। तो ये हमें समझ में आ गया। दूसरा है सर गुणा का। सर गुणा का क्या होता है? गुणा का चिन्ह भी एक जगह छुपा रहता है, या तो एक वेरिएबल और एक संख्या। मतलब वेरिएबल क्या होता है सर? चर। चर का मतलब गणित में इस्तेमाल किए जाने वाली ABCD, उनको चर कहते हैं। X Y Z ABCD ये सब चर कहलाती है, चर, वेरिएबल। तो या तो 2 वेरिएबल लिखे हो, लगातार 2 वेरिएबल लिखे हैं, या फिर एक वेरिएबल और एक संख्या लिखी है और उनके, या फिर ब्रैकेट है, तो उनके मध्य में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। अब तुम कहोगे सर कैसे? तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल पहले समझते हैं फिर लिखित में इस बात को हम लिखेंगे। तो हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है X और Y, तो सर इनके बीच में कोई चिन्ह हमको नजर नहीं आ रहा। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो सर इसका मतलब है सर यहाँ गुणा होगा, X गुणा Y होगा, ये X गुणा Y। और कभी कभी गुणा को डॉट से दिखा देते हैं, यहाँ डॉट से दिखा देते हैं। अगर हम बात करते हैं सर 3M, तो मैंने कहा था या तो दोनों वेरिएबल है, या फिर एक संख्या और एक वेरिएबल है, इनके बीच में भी सर कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है सर इनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, 3 गुणा M होगा इसका मतलब। तो ये बात हमें एक समझ में आई। और एक बात हमें ये समझ में आई, ये देखो सब बच्चा जानता होगा कि अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है
तो सर उसके आगे प्लस का ही चिन्ह होता है, वो संख्या प्लस की होती है। दूसरा सर अगर हमें दो वेरिएबल देखें, दो या दो से अधिक वेरिएबल रखे हैं, उनके मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो सर गुणा का चिन्ह होता है। और तीसरा मतलब इसी का एक एग्जांपल, सर अगर एक संख्या है और एक वेरिएबल है, इनके मध्य में भी कोई चिन्ह नजर नहीं आता है तो सर वहां पर भी गुणा का चिन्ह होता है। अगला हम बात करें, सर ये बताओ, ये x प्लस बाई है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर लगा है मान लीजिए 5 लिखा है, तो अब हम क्या माने, सर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो सर यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, तो यहाँ अंडरस्टूड होगा। तो कोई ये एक संख्या हो या फिर एक प्रतीक है, ये ब्रैकेट मतलब प्रतीक होता है, तो इनके मध्य में अगर कोई चिन्ह नहीं है, इनके मध्य में अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है एक संख्या और प्रतीक के मध्य, तो गुणा का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ मानेंगे सर x प्लस बाई और यहाँ गुणा 5। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये जो दिव्यास्त्र नंबर 6 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। दिव्यास्त्र नंबर 6, अगर हमें कहीं गुणा में कुछ मानना पड़े तो 1, भाग में कुछ मानना पड़े तो 1, और उसके घात में कुछ मानना पड़े तो 1, लेकिन ऐसा जो उत्तर को ना बदल दे 1 मानेंगे। अगला है हमारा सर अंडरस्टूड 2, अगर यहाँ पर इससे रूट लगा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। अगला है सर अंडरस्टूड साइन, कुछ प्रतीक अंडरस्टूड रहते हैं तो यहाँ पर प्लस का और गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। कहाँ छुपा रहता है? अगर कोई संख्या लिखी है, सर कोई भी संख्या लिखी है, उससे पहले, उस संख्या से पहले कोई अगर चिन्ह नहीं है, उस संख्या से पहले अगर कोई साइन नहीं है, तो सर प्लस का साइन होता है। ये हम हमेशा याद रखेंगे सर, प्लस का, और ये भी प्लस की, वो संख्या प्लस की होती है। और अगर दो वेरिएबल या फिर एक वेरिएबल और एक संख्या और एक वेरिएबल, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नजर नहीं आता है, तो सर वहां पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। सर x बाई है तो इसका मतलब x गुणा बाई है, इसका मतलब सर 3m है तो इसका मतलब 3 गुणा m है, 3 और m का गुणा किया गया होगा तब ये आया होगा x प्लस बाई, और ये ब्रैकेट है और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये है सर ये संख्या है और ये ब्रैकेट एक प्रतीक होता है। तो संख्या और प्रतीक के मध्य में अगर कोई साइन नहीं है तो सर वहां पर गुणा का साइन होता है। ये हम समझे सर दिव्यास्त्र नंबर 6, इसको हम समझ चुके हैं। एक हम यहां पर लिखते हैं दिव्यास्त्र नंबर 7, दिव्यास्त्र नंबर 7। देखो 7 क्या होता है, इसमें एक कैलकुलेशन है, एक गणना है। ये हमें अब ये वो गणना है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा इसका। तो हम यहाँ लिखते हैं सर एक काम है a अपॉन बी, एक फ्रैक्शन ये है, और अपॉन में c अपॉन डी। कभी सर इस तरह से कोई हमको मिल गई कि सर ये एक बड़ा अपॉन है, अपॉन का है बट्टे, कहते हैं a बट्टे b, तो एक ये है पूरा अंश, ये है एक तरह से अंश, और ये है हर। देखो अंश में भी एक भिन्न है, अंश में भी एक फ्रैक्शन रखा है और हर में भी एक फ्रैक्शन रखा है। सर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? इसका सॉल्यूशन हमेशा देखो 4 हो गई, 4 मंजिल बन गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 मंजिल बन चुकी है। तो हम करते क्या है, पहला चौथा, ये वाला सबसे ऊपर जाके गुणा होता है, पहला चौथा दूसरा तीसरा। इस बात को रटना, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। तो पहला चौथा इसके साथ गुणा होता है ऊपर जाके, और दूसरा तीसरा ये यहाँ जाके गुणा हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी? इसकी कैलकुलेशन होती है सर ए के साथ गुणा होगा, पहला चौथा होता है, पहला चौथा, तो इस डी का गुणा हो जाएगा, डी का गुणा यहाँ हो जाएगा। गुणा को अभी मैंने पॉइंट से दिखा दिया है, ये गुणा है। और दूसरा तीसरा, ये दूसरा है ये तीसरा है, तो दूसरा तीसरे का गुणा यहाँ हो जाता है, बी इंटू सी। ये हमें याद रखनी है, ये कैलकुलेशन हमको याद रखनी है कि सर अगर अंश में भी एक भिन्न है, हर में भी एक भिन्न है, तो इसका सॉल्यूशन होता क्या है, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। इस बात को रट लेना, समझ जाना। अगर भविष्य में तुम्हें चलो मान लीजिए ऐसे मिला कि सर a अपॉन बी और अपॉन सी, सर अंश में तो हमको एक भिन्न मिल गई, अंश में तो हमको भिन्न मिली, सर हर में मिली नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर में भी भिन्न बनानी पड़ेगी, हर में भिन्न बनानी पड़ेगी। और मैंने अभी तुम्हें बताया है कि अगर किसी ये अंश मान लो हर में अगर भिन्न बनानी है तो इसको भिन्न बनाना है, तो भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में कुछ होना चाहिए तभी तो भिन्न बनेगी। तो सर बट्टे में यहाँ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो मैं क्या मानता हूँ, मैंने अभी बताया है, बट्टे में कुछ नहीं होता तो क्या मानता हूँ, 1 मानता हूँ। तो इसके बट्टे में मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा 1, ये मैंने 1 मान लिया। अब हमारे बन गए 1 2 3 4, बन गए 4। तो हम यहाँ पर करेंगे पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा, तो a मल्टीप्लाई बाई 1 और b मल्टीप्लाई बाई सी, ये हो गया इसका जवाब।
तो एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सर एग्जाम्पल ऐसे होगा तो सर ये है ए और अपॉन बी अपॉन सी, इस तरह से है सर। अगर सवाल ऐसे है तो सर अंश में तो एक संख्या है लेकिन हर में सर भिन्न है, तो अगर हर में भिन्न है तो ऊपर भी भिन्न बनानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, इस ए को अगर तुम इस ए को भिन्न बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगी भिन्न, कैसे बनेगी? ये जो है इसको भिन्न बनाना चाहोगे तो इसके बट्टे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखो ए अपॉन वन और अपॉन बी बट्टे सी, बी अपॉन सी। देखो ऊपर भी हमने एक भिन्न बना ली, नीचे भी भिन्न बना ली। अब ऐसा मत करना कि एक के बट्टे में एक मानो तो एक वो यहाँ मान लो, तुम यहाँ मत मान लेना, यही मानना, यहीं ऊपर, इसी के बट्टे ऊपर, इस बट्टे से ऊपर ही मानना। तो मान लिया हमने, और ये वाला जो वो बट्टे था वो ये आ गया। अब यहाँ पर भी पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा, तो पहला और चौथा ये है तो ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू सी। और दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा क्या है? ए और बी, एक है और एक है बी, तो एक गुणा बी। बताओ इसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये है दिव्यास नंबर 7 में मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखी है, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है लेकिन आगे बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल होगी। तो कुल मिलाकर ये हमारे 7 दिव्यास हुए, अभी तीन बचे हुए हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उनको भी पढ़ते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं दिव्यास्त्र नंबर 8। देखो दिव्यास्त्र नंबर 8 में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है यूवी रूल, यूनिट वैल्यू रूल। इसी रूल को किसी किसी किताब में यूनिटरी मेथड कहते हैं, एक एक नियम, ये इस नाम से जानते हैं। लेकिन ये होता क्या है सर, ये हमने इसको नाम दे दिया है यूवी रूल, यूनिट वैल्यू रूल। हम यूनिट वैल्यू की निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जितने भी यूनिट की आप चाहो उतने की हम निकाल सकते हैं। इसी को गणित की भाषा में एक एक नियम कहते हैं, एक एक नियम या फिर यूनिटरी मेथड। तो होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि यदि 8 रुपए में 20 टॉफी आती हैं तो 10 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी। देखो ये बहुत छोटा सा सवाल है, एकदम बच्चों वाला सवाल, लेकिन इस सवाल के माध्यम से मैं आपको यूनिट वैल्यू मेथड सिखाऊंगा कि यूनिट वैल्यू रूल क्या होता है। क्योंकि इसका हमें अगर गणित में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो इसी का इस्तेमाल होता है। तो हम पहले समझ ही लेते हैं मतलब क्या चीज़ है, क्या करना होगा। तो हम समझते हैं सर इस छोटे से एग्जाम्पल से। देखो यदि 8 रुपए में 20 टॉफी आती हैं तो हमें निकालना है कि 10 रुपए में कितनी आएंगी। तो हम करते क्या है कि तुम पूछ क्या रहे हो, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि तुमने पूछा क्या है। तुमने पूछा है 10 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, तो यहाँ यूनिट दो यूनिट हैं, एक यूनिट है सर रुपया और एक यूनिट है टॉफी। एक यूनिट है हमारी रुपया और दूसरी यूनिट है सर टॉफी, दो हमारे पास यूनिट हैं। तो सर हम एक यूनिट की वैल्यू हमेशा निकालते हैं, लेकिन कौन सी वाली यूनिट है जिसका हम एक की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पूछा किसका है, जिसका हमें पूछा होता है उस यूनिट में एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। इसी रूप में जैसे मान लो हमें यूनिट है हमारी, एक तो है हमारी रुपए और एक है हमारी यूनिट टॉफी, और हमको पूछा है रुपए वाली यूनिट, ये रुपए वाली यूनिट पूछी है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा जिस यूनिट को पूछते हो तुम उसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। जिस यूनिट को हम आपसे पूछेंगे उस यूनिट का एकांक वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं सर 10 रुपए में कितनी, 8 रुपए में कितनी है 20 टॉफी 20 टॉफी है। और पूछा क्या है, पूछा है सर 10 रुपए में। पूछने वाली जो यूनिट है वो 10 है, वो पूछने वाली यूनिट है वो रुपया। इसका मतलब 1 रुपया की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था 1 रुपए की अगर वैल्यू हमको निकालनी है तो एक बात बताओ, इस 8 के गुणा में कुछ है, 8 के गुणा में कुछ है नहीं है, लेकिन हमें यहाँ अगर गुणा में कुछ मानना पड़े तो क्या मानूंगा, ऐसी संख्या जो इसको उत्तर को ना बदल दे। तो सर गुणा में क्या मानूंगा, यहाँ मान लेता हूं मैं, माना गुणा में 1 है। तो अब हम समझते हैं कि सर एक के साथ ये जो 8 है वो 1 के साथ गुणा में है। और हम पक्षांतर का नियम भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जो हम पढ़ा था ब्रह्मास्त्र वाली क्लास, जिसमें 5 ब्रह्मास्त्र बताए थे, उसमें हमने पक्षांतर के नियम पढ़ाए थे। तो वहां जरा सोचो कि सर गुणा वाली चीज जब दूसरे पक्ष में ले जाता हूं तो कहाँ जाती है, सर भाग में आती है। तो हम कहेंगे सर 1 यहीं छोड़ो, ये रुपया भी यहीं रह गया, ये 8 इसके साथ गुणा में था तो गुणा वाली चीज जाएगी भाग में, तो ये चली जाएगी
20/8, ये हो गया टॉफी। टॉफी। अब हम चाहते हैं सर 1 रुपए की वैल्यू निकाली। ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं एकांक यूनिट। एकांक यूनिट, UNIT। एकांक यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं हमेशा। और किस यूनिट की एकांक वैल्यू निकालते हैं? सर जिस यूनिट को तुम पूछते हो, जिस यूनिट को तुम पूछोगे हम उसकी एकांक वैल्यू निकालेंगे। तो हमने पूछा था, रुपए वाली यूनिट पूछी थी, तो इसका मतलब रुपए वाली एकांक यूनिट हमने निकाल ली। और एकांक यूनिट आई 20/8 टॉफी के बराबर। अब हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 10 रुपए की वैल्यू। 1 रुपए की हमको मालूम है और 10 की चाहिए, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दो। तो इसका मतलब 1 में 10 का गुणा होगा तो 10 रुपए बन जाएगा ये। और इधर भी मतलब 10 का इधर हम ये मानते हैं, चलिए ये 1 रुपया था ना, 1 रुपया, तो गुणा में हम यहाँ 10 मानते हैं। देखो गुणा में 10 मानेंगे तो उत्तर बदल जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए 10 इधर भी गुणा कर दो। तो 20/8 गुणा 10, और ये हो जाएगी टॉफी। टॉफी 8 का अगर भाग लगाएंगे भी तो कितनी बार जाएगा? 25 × 8 200 होता है, 200 बनेगा। तो कुल मिलाकर 25 टॉफी निकल के आई। कितना आ गया? 10 रुपया। 10 रुपए में कितनी टॉफी आई? 25 टॉफी। 25 टॉफी निकल कर आई। तो ये देखो सवाल तो बहुत आसान था। तुम कहोगे सर क्या बचकाना सवाल बता दिया? अरे बचकाना सवाल बताया है, इसलिए बताया ताकि तुमको ये मेथड बताएं हम। मेथड क्या होता है? हमें यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, सर 1 यूनिट का मान निकालना है, लेकिन निकालना कौन सी वाली का है? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा सर सवाल। तुम किसको पूछना चाहते हो? हमने पूछा है रुपए की वैल्यू, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान रुपए में निकालना है। इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है। अगर हम टॉफी की वैल्यू पूछते कि बताइए 50 टॉफी कितने रुपए में आएंगी, यहाँ लिख देते 50 टॉफी कितने रुपए में आएगी, तो फिर टॉफी की वैल्यू निकालते, एक टॉफी का निकालते मूल्य कितना होगा, एक टॉफी की वैल्यू निकाल लेते और फिर हम सवाल कर देते। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें ये समझ में आया कि सर जिस यूनिट को आप पूछते हो उस यूनिट का हम एकांक मान निकालते हैं, और जैसे ही एकांक मान निकलता है फिर आपने जितना भी पूछा है उतने का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तुम कहोगे सर इसको डायरेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे भाई साहब, अगर कोई होशियार होता, या होशियार क्या, बहुत मतलब आसान सवाल है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसने किसी ने पढ़ा होगा तो हम डायरेक्ट लिखते इसको। देखो 8 रुपए में है 20 टॉफी। टॉफी मतलब टी लिख दिया, तो हम डायरेक्ट 10 रुपए में निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये 8 पहुंच जाते हैं भाग में, 20/8 और गुणा कर देते हैं 10 का टॉफी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 टॉफी निकल कर आएंगे। ये शॉर्ट है, मतलब ये है तो यही चीज, मैंने यहाँ कोई नई चीज नहीं की है सर, यही चीज की है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लिया। क्यों जल्दी कर लिया? क्योंकि इसकी मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि सर जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इतना थोड़ी करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम इसको ये कर सकते हो। तो ये कर सकते हो कुल मिलाकर। तो ये होता है तुम्हारा यूनिटरी मेथड या फिर यूनिट वैल्यू रूल। तो हमें यहाँ समझ में आया किस यूनिट की एकांक वैल्यू निकाली जाती है, जो पूछी जाए सवाल में, जिसका मान पूछा जाए। सवाल में पूछा था 10 रुपए, तो ये अंक की वैल्यू तो छोड़ो, सवाल में पूछा था रुपए का मान, रुपए की वैल्यू पूछी थी, तो 1 रुपए की वैल्यू हम निकालेंगे। 1 यूनिट निकालेंगे तो वो रुपए की निकालेंगे, आखिरकार 1 रुपया में कितना आएगा, तो वो हो गया। अगर इसी सवाल में सर टॉफी पूछता, यहाँ टॉफी रख देता, तो पता है 1 टॉफी की वैल्यू निकालते, तो वो कैसे निकलती? मान लीजिए इस सवाल में प्रश्न पूछता कि 50 टॉफी का मूल्य बताओ। अगर वो इसी सवाल में ये बोल देता, इसकी जगह पर ये जो मैं लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसका तो ये जवाब हो गया। और इसी सवाल में ऊपर वाली लाइन सेम है और नीचे मैंने 50 टॉफी, तो पूछा क्या है मैंने? टॉफी, मतलब टॉफी पूछा है, तो टॉफी वाली को मैं आगे रखूंगा, मैं कहूंगा 20 टॉफी बराबर कितने रुपए में आ रही है? 8 रुपए में, तो 8 रुपया। अब मुझे पूछा टॉफी का है, तो इसका मतलब सर टॉफी जो यूनिट वैल्यू निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, वो टॉफी में निकालूंगा, 1 टॉफी की वैल्यू, तो मैं गुणा में इसके 1 मानूंगा। तो 1 के साथ ही गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में, तो इसको 1 यहीं रह गया, टॉफी यहीं रह गई, बराबर 8/20, और ये पीछे लग गया रुपया का साइन। तो 1 टॉफी की रुपया निकल आया, सर 1 टॉफी इतने रुपए में आएगी। तुम कितना पूछी है? 50 टॉफी पूछा है, तो 50 का इधर भी गुणा कर दो, इधर भी गुणा कर दो, तो सर 50 गुणा 1 ये टॉफी बराबर ये है 8/20 गुणा 50 रुपया, इतना होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ तो हो गया सर 50 टॉफी बराबर ये काट देंगे और 2 से ये
4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 5 और 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, तो 20 रुपया बना। कुल मिलाकर ये 50 टॉफी कितने में आई? 20 रुपये में आई। ये हो गया सर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये है कि सर तुम किस की वैल्यू पूछ रहे हो, किस यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हो, जिसकी वैल्यू पूछते हो सर एकांक वैल्यू हम उसी की निकालते हैं। रुपए की पूछी थी तो 1 रुपए की वैल्यू निकाल ली, टॉफी की तुम पूछना चाहते हो तो 1 टॉफी की वैल्यू निकाल ली और कर दिया। सर इसको भी सॉर्ट कर सकते हो, इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हो? सीधा लिखेंगे सर 50, हम लिखेंगे सर क्या था 20 टॉफी बराबर 8 रुपया, हमें निकालने क्या है 50 टॉफी, तो हमें लिखेंगे 50 टॉफी बराबर डायरेक्ट 8 बट्टे में ये वाली संख्या और गुणा में ये 50 रुपया। सॉल्व करेंगे तो कितना, यही 20 रुपया निकल के आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, ये 4 बार कटेगा, 4 पंजा 20 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया। तो ये शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो एक डिटेल है, लेकिन इसके यहाँ से हम यहाँ भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। देखो हमें अगर एग्जाम्पल लेना होता है, देखो अगर हमें उदाहरण लेना होता है तो सर हम बहुत आसान उदाहरण लेते हैं, और अगर कोई नियम बताना होता है तो एक आसान उदाहरण से नियम हम बताते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया सर यूनिटरी मेथड ये क्या है, या फिर यूनिट वैल्यू मेथड क्या है। यूनिट वैल्यू हम किसी की निकाल लेंगे और फिर आप जितने की भी पूछना चाहोगे वो भी हम निकालेंगे। आगे इन सवालों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ तो आराम को मैंने आपको दिखा दी कि रुपया और मतलब टॉफी यूनिट है, लेकिन वहाँ सवाल में आगे यूनिट ऐसे देगा भी नहीं। वहाँ पर तुम्हें मान के चलेगा, ऐसे कहेगा कि सर 20 की वैल्यू अगर 1500 है तो बताइए 15 की वैल्यू कितनी होगी। तो वहाँ पर 20 की वैल्यू 15 है तो 20 को भाग में भेजकर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 15 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये जहाँ आएगी हम वही बताएंगे, लेकिन अभी हम मात्र इतना बता रहे हैं कि सर यूनिट वैल्यू रूल क्या होता है। यूनिट वैल्यू निकाली जाती है, किसकी निकाली जाती है? सर उसकी निकाली जाएगी जिसकी तुम पूछोगे, जिसकी वैल्यू तुम पूछना चाहते हो। रुपए की वैल्यू पूछोगे तो 1 यूनिट रुपए के निकालेंगे। अगर टॉफी की वैल्यू पूछना चाह रहे थे इधर तो एक यूनिट टॉफी की निकालेंगे। ठीक है भाई, तो इतना हमें समझ आ गया। अगला है हमारा दिव्यास्त्र नंबर 9। दिव्यास्त्र नंबर 9 ये क्या है सर? यूनिट, UNIT, यूनिट डिजिट, DIGIT, डिजिट। देखो यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक। तुम कहोगे सर इकाई का अंक तो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम नंबर सिस्टम में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इकाई का अंक निकालने के तमाम तरीके हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी इकाई के अंक की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसकी जानकारी अगर होगी तो जो सवालों के उत्तर होंगे उन उत्तर तक पहुंचने की जो यात्रा होगी वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे, 100 सवाल आए मान लो, तो 100 में से गारंटी की बात है 20 सवाल ऐसे होंगे जिनमें इस मेथड को लगाकर तुम कैलकुलेशन को बहुत आसान करते हुए, कैलकुलेशन को पार करते हुए सीधे उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो हमें थोड़ी सी जानकारी हो, डिटेल में जानकारी तो हम नंबर सिस्टम में देंगे, लेकिन यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालने की थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी। जैसे हम मानते हैं कि क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 753 प्लस 214 बराबर, यहाँ जोड़ा। तो देखो अगर हम बात करते हैं सर इसका एक, पहले हम समझते हैं इकाई का अंक होता क्या है। चलो बताओ इकाई का अंक क्या है? किसी संख्या में दाईं तरफ से पहला जो भी अंक होगा सर वही इकाई का अंक होता है। जैसे मानो 7 3 2 4 5 6, ये मैंने लिखा, एक संख्या लिख दी। देखो इसका दायां इधर होता है, दायां, और ये है बायां, बायां है। तो मैंने क्या कहा है, किसी लिखी हुई संख्या में दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है सर वही यूनिट डिजिट या फिर हम इसको इकाई का अंक कहते हैं। तो दाईं तरफ से पहला अंक हम बोल देंगे इसको दाईं तरफ से पहला अंक। तुम कहोगे ये बड़ी भयानक बात बता दी सर आपने, ये हम पहले जानते नहीं थे। अरे बहुत छोटी बात है, मैं भी पता है बहुत छोटी बात है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है। मैंने क्या माना है तुम्हें? मैंने माना है तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो या 5 से भी छोटी क्लास में है, तो मैंने मान के चल रहा हूँ वो वाली, तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझो। इकाई का अंक क्या होता है कि दाईं तरफ से जो भी पहला नंबर होगा सर वो इकाई का अंक होता है। बच्चा बच्चा जानता है इसको। ठीक है भाई, सर ये क्यों बताया? तो पता तो यूनिट डिजिट निकालने तो पता तो हो सर इकाई का अंक है कहाँ पर, ये होता है इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा, इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे सर इसको निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए 321 प्लस 724 लिखा है सर, इनको जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद हमारे पास उत्तर आएगा 4 और 1 5 और 2 और 2 4 और 7, 7 और 3 10, 7 और 3
10, ये आ गया। तो सर हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना है। हम कहेंगे सर इकाई का अंक इसका क्या था 1, इसका इकाई का अंक क्या था 4 और इसका इकाई का अंक क्या है 5। तो अगर हम चाहेंगे तो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इकाई इकाई के अंक देखें। मान लीजिए ऐसे इस सवाल का जवाब तो ये आया, हमने माना कि सर ये सवाल था, इसका आंसर अभी ये आया है। और अगर इसी सवाल के ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन देता इस तरह से 10 4 6, 10 4 4, 10 4 5, 10 4 3, बी सी और डी। अगर मैं आपको इस सवाल का, ये एक छोटा सा सवाल है सर, प्लस है, इसका और इसका योगफल करना है और मैंने उत्तर दिए हैं आपके इस तरह से। मैं एक नज़र उत्तर पर डालूंगा, आंसर्स पर डालूंगा, आंसर पर डालने के बाद देखूंगा सर सबका इकाई का अंक अलग है। तो सर इस सवाल को इकाई के अंक से मैं कर सकता हूँ। सबका इकाई का अंक सर अलग अलग है। देखो ये बहुत कम मिलेगा, मैं मानता हूँ इसको बहुत कम मिलेगा, लेकिन सर कुछ जगह तो मिलेगा, तो सीखना है हमको। तो सर इकाई का अंक है, तो इसको देखते ही बहुत सारे क्या करेंगे जोड़ेंगे, और थोड़े से स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, एक निगाह इनके उत्तर पर आ जाएगी। सर उत्तर पर देखेंगे सर इकाई का अंक सबका अलग है, तो सर मैं इसको इकाई के अंक से कर सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई एक उत्तर तो होगा, ये तो कन्फर्म है। इसमें 5वां ऑप्शन ये तो है नहीं कि नन ऑफ दीज वाले में फिर हम इकाई के अंक से नहीं चेक करते, नन ऑफ दीज वाले में पूरे चेक करना पड़ता है। तो इसमें नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो सर इनमें से कोई एक उत्तर होगा। तो हम देखेंगे सर 4 और 1 5 होता है, तो इसका मतलब इकाई में 5 आएगा, बात खत्म। 5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इकाई के अंक से हो जाएगा। तो हमें जब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के दौरान लास्ट में जोड़ना घटाना या फिर गुणा हो, जोड़ना घटाना गुणा, भाग की बात नहीं कर रहा, जोड़ना घटाना गुणा, भाग को भी मैं सिखाऊंगा सर, भाग में हो तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो तो मैं वहीं बताऊंगा नंबर सिस्टम वाले में। लेकिन हाँ, लेकिन उतना अभी हमें समझना है जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान कर दे, जो सर 4 ऑप्शन में से एक उत्तर हमें ढूंढवा दे। तो कुल मिलाकर ये तो हमें समझ में आया सर, ये इस तरह से आएगा तो इकाई का अंक 5 देकर कर देंगे। जैसे ये सवाल तुम्हारे सामने आया तो बहुत से क्या करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे, सर बहुत आसान है जोड़ दो, जोड़ने में कुछ तो वक्त लगाएंगे, लेकिन जो स्मार्ट होगा वो देख लेगा सर इकाई के अंक से ये सवाल हो जाएगा। और इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट सही मुझे लगता, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब जगह है, लेकिन भाग वाला मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ जोड़ना घटाना और गुणा। तो तुम संख्या एक बार उत्तरों को चेक कर लेना, अगर आंसर सबका इकाई का अंक अलग है तो आराम से इकाई के अंक से सवाल को सॉल्व कर दो, केवल इकाई के अंक पर ध्यान दो और इकाई के अंक की सहायता से उत्तर निकाल दो, तो ये आराम से निकल सकता है। जैसे मैं एक आपसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा सर यहाँ एक संख्या है, उसका इकाई का अंक 5 है, गुणा यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या है, अरे यहाँ नहीं लिखते, ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, पता नहीं तुम्हें देखेगा कि नहीं देखेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये एक संख्या है, इसका इकाई का अंक है 5, गुणा में ये एक संख्या है सर 6 नंबर की, मान लो 6 अंकों की, इसका इकाई का अंक है 6, या हम इसका इकाई का अंक मानते हैं, इसका भी इकाई का अंक मानते हैं 3, और प्लस, ये प्लस है, फिर यहाँ पर एक संख्या है और इसका इकाई का अंक है 1, फिर गुणा है, फिर यहाँ एक संख्या है उसका इकाई का अंक है 4, और इसके बाद बराबर में, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये कि ये कितना मतलब इसका आंसर कितना आएगा, और ए बी और सी और डी, इसमें भी सवाल देगा इकाई का अंक, इसमें भी सवाल देगा इकाई का अंक, इसमें भी सवाल देगा और इकाई का अंक, इसमें भी सवाल देगा इकाई का अंक। 4 ऑप्शन इसने दे दिए, ये सवाल बना दिया और 4 ऑप्शन उसने दे दिए। तो हम पता क्या करेंगे, अगर हमारे उत्तर के चारों का इकाई का अंक अलग अलग है, अगर चारों का इकाई का अंक अलग अलग है, तो सर हम इस सवाल को इकाई के अंक से कर सकते हैं। हम देखेंगे सर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 या 15, मतलब 15 में इकाई का अंक क्या होता है 5, पीछे का 5 यहाँ से आ गया, और यहाँ से करेंगे तो 4 एकन 4, तो यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 5 निकला, बीच में प्लस है, तो 4 और 5 कितना होगा 9। तो हम कहेंगे सर इकाई का अंक, इस बात की गारंटी है यहाँ जो भी उत्तर होगा उसको आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में 9 होगा, कन्फर्म है। तो इन सवालों में जिस भी, मान लो ये है इस तरह से सवाल थे, ये ऑप्शन थे कि सर इसका इकाई का अंक 8 था, इसका 9 था, इसका 7 था और इसका 6 था, ये था। तो सर हम देख लेंगे सर ये चारों का इकाई का अंक अलग है, तो सर जोड़ने घटाने गुणा में आराम से इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट लगाकर उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो हमने देखा सर 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15, 15 में इकाई का अंक होता है 5, तो 4 एकन 4, 4 में तो इकाई का अंक 4 ही हो गया, तो 5 और 4 बीच में क्या लग रहा है प्लस, तो ये 5 हो गया इधर से, और इधर से 4 निकल आया, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, इसका मतलब यहाँ जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 9 होगा, 9। तो हम देख लेंगे ये 4 ऑप्शन है, तो सर ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है भाई। तो सर इकाई के अंक की हमें बस इतनी जानकारी करनी है कि अगर ऑप्शन के
चार हैं, चार ऑप्शन है, चार में से एक चुनना है हमें। और अगर ऐसा है सर इकाई का अंक चारों का अलग अलग है तो एक बार उस सवाल को इकाई के अंक की सहायता से भी हम कर सकते हैं, बस उत्तर तक पहुंचने के लिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा दिव्यास्त्र नंबर 9। अब आएगा दिव्यास्त्र नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण वही है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं सर, दिव्यास्त्र नंबर 10। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको लास्ट वाले को पढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम अंतिम ब्रह्मास्त्र समझ लेते हैं कि सर हमारा अंतिम ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र नंबर 10, देखो यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर मैं लिखा है डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 की विभाज्यता। आखिरकार सर 9 की विभाज्यता क्या है, हम इसको समझने वाले हैं अभी। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ भाग लिखे हैं और ये भाग मैंने कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि इन भागों को लिख कर मैं अगर तुम्हारे सामने सॉल्व करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिए हैं। मैं बस यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो सब जगह मैंने 9 का भाग लगाया है, 9 का भाग लगाया है। हम पढ़ने वाले हैं सर डिविजिबिलिटी ऑफ 9। जो विभाज्यता है सर, वो विभाज्यता 2 से लेकर 11 तक हम सबकी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में। लेकिन सर उनमें से केवल ये 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी हम थोड़ी सी यहाँ पढ़ के चलेंगे। क्यों पढ़ेंगे सर? सर इसकी सहायता से, जो मैंने अभी बताया था यूनिट डिजिट वाला मेथड, कि उसकी सहायता से सर उत्तर तक हम बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सर ये भी है, 9 की अगर विभाज्यता तुमको आती है, 9 से भाग लगाने पर ये शेषफल कितना निकलता है, अगर ये कुछ आता है तो इसकी सहायता से सर सवालों के उत्तर तक पहुंचने के लिए हमारी जो जर्नी होगी वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो चलो पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसको कैसे सवालों पर अप्लाई करेंगे फिर हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि सर 9 का भाग लगाया है, हर एक संख्या में हमने 9 का भाग लगाया है। देखो यहाँ पर ये वाली संख्या है 1324, इसमें अगर 9 का भाग लगाया है तो शेषफल कितना आया है? 1। बस हमें ध्यान देना है, भाग हमने लगाया है 9 से और शेषफल आया है 1। और ये जो है ये संख्या है, अगर हमने 9 से इस वाली संख्या में भाग लगाया है तो सर शेषफल आया है 2। अगर हमने सर 9 से इस वाली संख्या में भाग लगाया है तो शेषफल आया है 0। इसका मतलब सर ये वाली जो संख्या है 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये भागफल कितना आया है ये हमारे काम का भी नहीं है, हमें केवल शेषफल पर ध्यान देना है और किससे भाग लगाना है उससे ध्यान देना है। तो केवल हम देखते हैं सर 9 से सर इसमें भी भाग लगाया है तो शेषफल आया है 5। तो हम यहाँ से एक बात समझेंगे, अगर हम किसी संख्या में 9 से भाग लगाते हैं तो सर शेषफल कितना आता है, ये जो शेषफल है ये कितना आता है, क्या इस शेषफल को बिना भाग लगाए हम निकाल सकते हैं? अगर हम ये आपसे कहें कि आप बिना भाग लगाए एक बड़ी से बड़ी संख्या में लिख दूं और मैं कहूँगा सर इसमें 9 का भाग लगाओ, और 9 का भाग लगाने के बाद इसका कितना शेषफल आएगा इसको निकालना है, तो आप क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो? तो डायरेक्ट निकल सकता है। अगर हम किसी संख्या में 9 का भाग लगाएं और डायरेक्ट हम उसका शेषफल निकालना चाहें तो हम शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि सर 9 का भाग हमें लगाना है इसमें, अगर ये बहुत बड़ी संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी, मैंने कहा कि सर 9 का भाग लगाओ, अब 9 का भाग इस संख्या में लगाओ और बताइए शेषफल कितना आएगा। तो सर 9 का भाग इसमें तो लगाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या है, आसान है, लेकिन काफ़ी टाइम तो लगेगा। लेकिन सर हमारे पास कोई ऐसा तरीका है तो इसमें 9 का भाग लगाने के बाद 9 का भाग लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर शेषफल आ जाए, शेषफल डायरेक्ट हमारे पास शेषफल आ जाए, ऐसा कोई तरीका है? तो बिल्कुल सर तरीका है, जो हम भाग लगाए बिना डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। तो वह तरीका हमें सीखना है। देखो अगर हम देखते हैं सर 9 से इस संख्या में भाग लगाया है, हमारे पास संख्या थी यहाँ पर 1324, 9 से इस संख्या में भाग लगाया है तो शेषफल 1 आया है। और ये इधर है संख्या 5213, 9 से इसमें भाग लगाया है तो शेषफल 2 आया है। ये भाग लगा के चेक कर सकते हो, अब ये मैंने सही किया है। अब 9 से सर इसमें भाग लगाया है, ये है नंबर 57524, तो सर ये पूरा डिविजिबल हो गया है, कट गया है आराम से, 0 शेषफल है। और अगर हम इस वाले में हमने 9 से भाग लगाया है तो यहाँ पर संख्या कौन सी है? संख्या है 3254, ये संख्या है। तो हमने सर 9 से भाग इसमें लगाया था तो शेषफल 1, 9 से भाग इसमें लगाया था तो शेषफल 2, 9 से भाग इसमें लगाया था तो शेषफल 0, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है। 9 से इसमें भाग लगाया था तो शेषफल 5 आ गया। तो सर इसको हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकल सकता है। एक काम करो, इसके अंकों का योगफल करो, इसके अंकों को जोड़ो, तो अंकों का योगफल कितना होगा? अगर हम जोड़ेंगे 1 + 3 + 2 + 4, जोड़ दो, सभी अंकों का योगफल जोड़ दो, तो 1 और 3 4, 4 और 2
6, 6 और 4, 10 हो गया, 10, 2 अंक आ गए। इन 2 अंकों को फिर से जोड़ो, इन अंकों को आपस में जोड़ दो, 1 और 0 को ऐड करेंगे केवल आएगा 1। इसका मतलब सर ये है, ये जो संख्या दी गई थी सर, इसके अगर डिजिट का मैंने सम निकाला, डिजिट का मैंने सम निकाला तो सर जोड़ने के बाद, और ऐसा सम अगर 2 अंकों में आ जाए तो जोड़ के फिर उसको 1 कर लेना है, मतलब तब तक जोड़ना है जब तक इधर सिंगल ना आ जाए, सिंगल नंबर ना आ जाए। तो हम अगर बात करें सर, इसका जो डिजिट का सम निकाला है सर, वो लास्ट में अंततः 1 आ गया है। इसका सर डिजिट का सम निकालना, तो वैसे देखा जाए तो सर डिजिट का सम कितना आया है 1, और शेषफल भी कितना आ रहा था 1। ऐसा हो सकता है कि सर अगर हम अंकों में डिजिट का सम निकालें तो जितना भी लास्ट में आएगा शायद वही शेषफल होता है, वही होता है। इसमें चेक करो, इसमें अगर हम 5 + 2 + 1 + 3 करेंगे, डिजिट का सम इसका निकालेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 9 10 11, 11 होता है। तो 1 और 1, अब मैंने कहा था तब तक डिजिट जोड़नी है जब तक सिंगल ना बन जाए, तो सर 1 और 1 दोबारा से जोड़ेंगे, 1 और 1 ये हो गया 2, तो इसका डिजिट सम कितना निकला, इस वाले का डिजिट सम निकला 2, तो हम कहेंगे सर 2 इसका निकला है, और इसका शेषफल भी 2 आ रहा था। अब हम इसका चेक करते हैं, इसका भी अभी चेक करेंगे, इसका चेक करते हैं। इसका डिजिट का सम निकालना, तो 3 + 2 + 5 और +4, तो यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 5 10, अगर हम चाहें तो 2 अंक यहीं आ गए हैं 10, 10 के बदले का डिजिट सम 1 होता है, हम 1 भी ले सकते हैं, वरना तुम डायरेक्ट इसको जोड़ लो कि 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये 14 हो चुका है। तो इसको डिजिट के सम दोबारा से फिर जोड़ो, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5। इसका मतलब सर इसका डिजिट का सम हमने निकाला, इसका अगर हम डिजिटल सम निकाला, डिजिट सम निकाला तो सर इसका डिजिटल सम आया 5, और शेषफल भी इसका 5 है। इसका देखते हैं सर इसका कितना आएगा, तो हम देखते हैं सर, तो ये हो गया 7 और 5 12, देखो 12 है, 12 को हम 3 भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 और 1 3 होता है। तो अगर तुम 12 लो या फिर इसको 3 कन्वर्ट कर दो, हमारा सवाल दोनों का सेम आएगा। चलो हम मानते हैं सर 12, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, सर 18 आया। मैंने कहा डिजिटल सम निकालने के लिए अंत तक जोड़ते हैं, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 9, 9 आया इसका डिजिट का सम। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर अगर हम किसी संख्या का, देखो ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल थी तो इसका डिजिट सम आया 9। हमें आप ये बताइए, अगर किसी संख्या में 9 से भाग लगाया जाए तो शेषफल कितना कितना आ सकता है। या तो शेषफल सर 0 होगा, क्योंकि 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो शेषफल 0 आएगा, या फिर शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 8 तक आ सकता है, 8 तक आ सकता है। शेषफल कभी 9 नहीं आ सकता, इतना हमें कन्फर्म है, क्योंकि अगर 9 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। अगर हम बात करें सर 9 से हम भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 से लेकर 8 तक बन सकता है। हम कहें सर 9 से भाग लगाएंगे, 9 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बनेगा, शेषफल क्या बनेगा, शेषफल बनेगा, देखो या तो 0 बनेगा, शेषफल पूरा कटेगा तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 6, या 7, या फिर 8, 9 कभी नहीं आएगा। 9 से अगर भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 9 नहीं आएगा, 8 तक आ सकता है, ये है शेषफल इतना आ सकता है अगर हम 9 से भाग लगा रहे हैं तो अगर हम बात करेंगे सर 9 से इसमें भाग लगाया है तो शेषफल हमारा 1 आया है, और हमारा इसका डिजिट सम भी कितना आ रहा था 1। फिर हमने सर इसमें 9 से भाग लगाया तो शेषफल 2 आया है, और इसका डिजिट सम कितना आ रहा था 2। फिर हमने सर इसमें भाग लगाया, शेषफल आया 0, तो इसका डिजिट सम कितना आया है 9। अगर हम बात करें सर इसमें भाग लगाया है, इसका शेषफल आया है 5, और इसका डिजिट सम कितना आया है, वो भी 5 आया है। एक और संख्या हम लेते हैं, हम 9 का भाग लगाना चाहते हैं, मान लो 7 2 6 3, इसमें हम भाग लगाना चाह रहे हैं 7 2 6 3, तो अगर हम 7 8 जा 72 होता है, 9 8 72, तो यहाँ 0 0, यहाँ 6 का उतारा लेंगे। जब उतारते हैं उसके बाद भी भाग नहीं जाता है तो हम बोलते हैं भाग ब्रेक हो चुका है। तो जब भाग ब्रेक हो जाता है, भाग टूट जाता है, तो उसके बदले की 0 आती है, और फिर हम एक और यहाँ पर उतार लेंगे 9 7 63 63, तो सर इसका भी 0 आया। मतलब ये वो संख्या है जो सर 9 से पूरी पूरी कट रही है। अगर 9 से पूरी कट रही है तो इसका भी डिजिटल सम निकालना, तो जरा हम इसका डिजिट का सम निकालेंगे 7 2 6 3, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 6, 9 और 6 होता है 15, 15 16 17 18, इसका कितना आया 18, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया डिजिट सम 9। इसका मतलब ये है, यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं कि सर जहाँ पर शेषफल 0 आता है वहाँ डिजिटल सम 9 आता है। देखो यहाँ शेषफल 0 था, डिजिटल सम 9,
यहाँ शेषफल शून्य है, डिजिटल सम 9। तुम कोई भी ऐसी संख्या देख लो जो 9 से पूरी पूरी कटेगी, उसका डिजिटल सम, ये डिजिटल सम 9 आएगा। जो संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी उसका डिजिटल सम, डिजिट सम हम बात करते हैं सर। अब यहाँ लिखते हैं सर डिजिट सम, DIGITSUM, डिजिट सम। डिजिट सम 9 जहाँ आता है सर, डिजिट सम 9 जहाँ आता है उसका शेषफल शून्य होता है। डिजिट सम 9 जहाँ आता है उसका शेषफल शून्य होता है। इसका मतलब समझ में आ गया। तो हम डिजिट सम जहाँ 9 आएगा वहाँ शेषफल कितना होगा, शून्य। अब ये तो है, अब इसके अलावा केवल शून्य वाला ही याद करना, यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यही वाला इंपॉर्टेंट है कि सर जहाँ डिजिट सम 9 आता है वहाँ शेषफल कितना होता है, शून्य होता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि सर जहाँ डिजिट सम 1 आएगा वहाँ शेषफल 1 होगा, जहाँ डिजिट सम 2 आएगा वहाँ शेषफल 2 होगा, जहाँ डिजिट सम 5 आएगा वहाँ 5 होगा। इसका मतलब ये सेम होता है। अगर डिजिट सम 1 आएगा तो शेषफल 1, डिजिट सम 2 आएगा तो शेषफल 2, डिजिट सम 3 आएगा तो शेषफल 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5, 6 आया तो 6, 7 आया तो 7 और 8 आया तो 8। इसका मतलब हम यहाँ से 2 बातें सीखे। 9 से भाग लगाने पर शेषफल कितना आता है, सर उस शेषफल को डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ सर, यहाँ से डिजिट सम निकाल कर, ये जो संख्या है, ये जो दी गई संख्या है, इनका मैं निकालूंगा डिजिट सम। और अगर डिजिट सम शून्य आया तो मैं मानूंगा शेषफल नहीं, अगर डिजिट सम 9 आया तो शेषफल कितना होगा, शून्य। और बाकी का सर सेम है। 8 आया तो 8, 7 आया SD, डिजिट सम को शॉर्टकट में DS बोल देते हैं, DS। तो अगर DS इस तरह से आता है तो सर हमारे शेषफल क्या बनेगा वो हम जानते हैं। ये याद रखना बहुत आसान है। देखो SD जो DS है 8 है तो शेषफल भी 8 है, DS 7 है तो शेषफल भी 7, 6 है तो शेषफल भी 6, अगर DS 5 है तो शेषफल भी 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। बस याद करना पड़ेगा यहाँ। अगर DS 9 है तो शेषफल कितना होता है, शून्य। बस इतना हमको याद रखना है, बाकी तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कोई नंबर दे दूं, आपको कोई नंबर दे दूं और मैं पूछूं कि ये नंबर है, आप ये बताइए कि 9 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आएगा, तो तुम पता है क्या करोगे, सबसे पहले उसका DS निकालोगे, डिजिट सम निकालोगे। और डिजिट सम निकालने के बाद अगर डिजिट सम 1 से लेके 8 तक है तो शेषफल भी उतना ही होगा 1 से। और अगर डिजिट सम 9 है तो सर शेषफल होगा उसका शून्य। इतनी बात हम याद रखेंगे। तो हमारा यही मेन काम है कि सर हम शेषफल निकाल लें। आखिरकार किसी संख्या में 9 से भाग लगाया जाए तो शेषफल कितना आएगा, इसको हम निकाल सकते हैं सर डिजिट सम की सहायता से। और ये हमें मालूम है सर, डिजिट सम अगर 9 से भाग लगा रहे हैं तो डिजिट सम यहाँ से 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। डिजिट सम कभी खुद शून्य नहीं हो सकता। डिजिट सम 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। संख्याओं का डिजिट सम अगर देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। संसार की कोई भी संख्या है सर, डिजिट सम उनका इनमें से ही कोई एक आएगा, शून्य कभी नहीं आ सकता। तो जब इनमें से ही कोई एक आएगा तो सर हमारा बहुत आसान, इधर याद करना बहुत आसान है। जितना डिजिटल सम है उतना ही उसका शेषफल है। लेकिन बस यहाँ याद करना है, डिजिट सम जहाँ 9 आएगा वहाँ शेषफल शून्य होगा, बस। तो क्या आप समझ गए? अगर मैं आपसे एक सवाल दे दूं तो मैं एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 5 3 2 1 4 6, इसका रिमाइंडर निकालो। 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर, REMAINDER बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे इस संख्या में 9 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दूंगा। कैसे सर, SD निकाल लूंगा और SD से मैं तुलना करके रिमाइंडर निकाल दूंगा। बहुत आसान है सर। SD जो 1 से लेके 8 तक जो SD है वही रिमाइंडर है, बस। SD जहाँ ये आएगा, SD या फिर DS कुछ भी बोल लो, जहाँ 9 आएगा सर वहां पर रिमाइंडर शून्य होता है। तो हम इसका चेक करते हैं जरा। 5 और 3 8, 8 9 10, 11 और 4 15 और 6 21। देखो जोड़ लो, 5 6 7 8 9 10 11 15 और 21, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3। DS कितना आया है, 3। या SD कितना आया है, 3। तो सर रिमाइंडर भी 3 होगा। गारंटी की बात है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 3। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम जब 3 आता है तो रिमाइंडर भी 3 होता है। अगर डिजिटल सम 9 आया तो सर वहाँ रिमाइंडर शून्य होता है। जैसे एक और एग्जांपल, ये तो एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 7 6 5 4 3, मैंने कहा ये है, ये बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा। 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो हम जोड़ देंगे, 7 और 2 9, 9 और 6
15, 15 5 20, 20 और 4 24, 24 25 26 27। तो इसका एस डी आया है 27। अभी और जोड़ो तो 7 और 2 9। कितना आया है इसका? इसका डिजिटल सम आया है 9। अगर सर 9 आया है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा फिर? इसका रिमाइंडर कितना रखूंगा मैं? रिमाइंडर रखूंगा 0। रिमाइंडर रखूंगा 0। समझ में आ गया? जहां एस डी 9 आता है वहां रिमाइंडर कितना रखते हैं? 0 रखते हैं। अब हम बात करें सर, ये जो है इस तरह से क्या सब संख्याएं जोड़नी ही पड़ेगी? बहुत बड़ी होगी तो सर जोड़ने मुश्किल पड़ जाएगी। तो हम एक बात बोलते हैं सर, रिमाइंडर 0 ही आ जाता है। 9 पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो सर जहां पर भी 9 योगफल हो जाएगा उन संख्याओं को काट दूंगा मैं। जैसे अगर मैं इससे डायरेक्ट निकालना चाहता तो पता क्या करता है, मैं इस संख्या को मैं दोबारा से लिखता हूँ 276546543। ये है, मैं इसका रिमाइंडर निकालना चाहता, एस डी निकालना चाहता तो डायरेक्ट निकल सकता था। कैसे? जहां पर सम 9 आ जाए, जहां देखो डायरेक्ट रिमाइंडर निकालूंगा, डायरेक्ट रिमाइंडर, एस डी निकालूंगा ही नहीं। तो एस डी डायरेक्ट रिमाइंडर निकालूंगा तो पता क्या करूंगा, इन संख्याओं को जोड़ते वक्त जहां पर भी योगफल 9 आ जाए वो काट दो, उसको हटा दो, उसको हटा दो। जैसे मान लो 2 और 7 जोड़ के 9 होता है तो काट दो, दोनों हटाओ, कट गया, क्योंकि 7 और 2 9 होता है। 6 और 3 9 होता है, ये भी कट गया। 5 और 4 9 होता है, सब कट गया, मतलब सब कट चुका है। सर सब कट गया है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा। सब कट जाता है तो रिमाइंडर 0। ऐसे काट के निकालते हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर ये है तो कुल मिलाकर हमें यहाँ एक बात समझे कि सर अगर 9 से भाग लगाना है और हमें रिमाइंडर चाहिए तो सर हम आराम से निकाल सकते हैं सर एस डी की या डी एस की सहायता से। डी एस की सहायता से किसी संख्या में 9 से भाग लगाने पर कितना रिमाइंडर आएगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीके से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इस डी एस की सहायता से उन सवालों को कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम 9 की विभाज्यता का यूज समझ लेते हैं कि सर हमको उसको सवालों में किस तरह से यूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन लिख रखी है, ये कुछ गणनाएं हैं। ये कैसी गणनाएं हैं? ये एग्जैक्ट गणनाएं हैं। ये कोई लगभग मान नहीं निकालें, ये एक एग्जैक्ट मान निकाल के मैंने रखा है। देखो गणना करके मैंने रखी है, अगर तुम चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे ये मैंने माइनस किया है, इतना आया है तो आप खुद चेक कर सकते हो। सर इनका गुणा किया है तो इतना आया है, तो ये खुद चेक कर सकते हो। कुल मिलाकर ये मैंने गणना करके रखी इसलिए है क्योंकि सर इनका गुणा करने में टाइम लगता, मुझे ये गुणा बताना नहीं था, मुझे इनके साथ कुछ अलग ही चीज बतानी थी। एक काम करिए, ये जो मैंने देखो अगर कोई मैथमेटिक्स में बराबर का साइन लगा है तो बराबर के साइन की सर इधर LHS होती है और इधर RHS होती है। बराबर का साइन है, ये LHS है, ये RHS है। और ये जो 3 समीकरण हैं, ये 3 समीकरण कैसे हैं? ये एग्जैक्ट आंसर देते हैं, ये लगभग आंसर नहीं निकालते, ये एक्यूरेट कैलकुलेशन है। इसको बोलते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशन। तो तुम्हारे लिए काम है, काम क्या है? जो मैंने रेक्टेंगल किया है सर इसका DS निकालो, इसका डिजिटल सम निकालना है, केवल डिजिटल सम। तो इसका हम अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो देखो 5 और 6, 5 और 6 हो गया 11। तो अगर तुम चाहो तो 11 का मतलब 1 और 1 2 हो गया, तो 2 और 6 8, डायरेक्ट तुम 8 भी लिख सकते हो। तुम्हें अगर लगता है सर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे, वैसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। देखो मतलब डिजिटल सम निकालने के दौरान जहां पर भी अंकों का योगफल 2 अंक आ जाए तो उन 2 को फिर भी जोड़ दो, उन 2 को जोड़ दो, उसका DS इतना हो गया। जैसे मान लो 5 और 6 11 हो गया, तो सर 11 या तो 11 प्लस 6 कर लो, 17 कर लो, या फिर तुम 11 का मतलब 2 है, 2 प्लस 6 कर लो तो 8 आ जाएगा। तो हम DS इसका निकाल सकते हैं। तो हम चलो मान लो हमने कहा कि सर 5 और 6 11, 11 का मतलब हो गया 2, और 2 और 6 हो गया 8। तुम कहोगे सर हमें ऐसे नहीं, हम तो पूरा जोड़ेंगे। तो पूरा जोड़ लेना, 5 और 6 11, 11 और 6 17 होता है, और 17 का DS फिर निकालेंगे तो 7 और 1 8, 8 ही बनेगा। ठीक है भाई, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया है DS, हमने ये DS निकाल लिया है। ठीक है, इसका DS निकालो जरा, इसका DS हम निकालते हैं। सर देखो 6 और 1 7, 7 और 4 होता है 11, 11 का मतलब 2 हो गया DS। इसका DS कितना हो गया? इसका DS हो गया 2। इसका DS हमने निकाल लिया सर, इसका DS है 2, तुम भी निकाल लेना अपना। अब इसका DS निकालो जरा। ये है 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2 होता है, 11 का मतलब 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, इसका मतलब इसका DS कितना आ गया? 9 आ गया। ये DS 9 आ चुका है। तो हमने RHS का DS निकालने के लिए कहा और हमने तीनों का DS निकाल लिया है, RHS वाली का। अब हम जरा LHS में देखते हैं। सर LHS में DS निकाल के चेक करें, निकालो, सबका निकालना है। देखो इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबका DS निकालो। हम इसका निकालते हैं सर।
4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब होता है 2, इसका डीएस आ गया 2। अभी ये डीएस चल रहा है, इसका निकालो भाई, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 है, ये 6 आ गया इसका डीएस। हम इसका निकालेंगे सर, इसका 9 डी 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 14 का मतलब देखो 9 और 5 हो गया 14, इस 14 का मतलब एक और 4 जोड़ के 5 हम बोल सकते हैं, 14 को 5 बोल सकते हैं, इतना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। और तुम नहीं कर रहे हो तो जोड़ लो, फिर क्या कर सकते हैं भाई, 9 और 5 14 और 6 20 हो गया, 20 का मतलब 2 हो गया, तो इसका डिजिटल सम आएगा 2। इसका निकालो जरा, 3 और 4 7 और 2 9, सर इसका डिजिटल सम 9 आ गया, इसका एस डी 9 आ गया। इन दोनों का भी एस डी निकालो, निकालो भाई, 3 और 2 5, 5 और 4 9, सर इसका 9 आया, और इसका एस डी कितना आया है, 3 और 2 5, 5 आया है। ये सर क्या निकले हैं, ये जो मैंने नीचे निकाले हैं, ये मैंने निकाले हैं एस डी, ये मैंने एस डी या फिर डी एस, एस डी या फिर डी एस कुछ भी बोल लेना, तो ये मैंने निकाल लिया है डी एस। लेकिन अगर मैं डी एस पर गणना करता हूँ, जैसे मान लो ये प्लस का साइन है, अगर यहाँ पर भी प्लस लगाऊंगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पर भी प्लस लगाऊंगा, तो सर इनको जोड़ के कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, मतलब 8 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 8 आ रहा था, इधर भी एस डी 8 आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ जरा चेक करो, तुम कहोगे सर ये है, अगर यहाँ पर गणना करूंगा तो सर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह अगर लगाऊंगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाने के कारण 2 माइनस 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ एस डी कितना आएगा, माइनस का 7, माइनस का 7 एस डी आ जाएगा। तो इधर हम चलो एस डी पर ही गणना करते हैं, एस डी पर गणना करते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस करो, प्लस कर दिया, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, सर इधर एस डी आया 8, और राइट हैंड साइड में भी कितना आ रहा था 8, एस डी या फिर डी एस, चलो डी एस लिख दो, डी एस, डी एस हमने समझ में आया सर, डी एस हमने निकाला और डी एस के ऊपर ये वाली कैलकुलेशन लागू कर दी, तो हमने देखा कि सर लेफ्ट हैंड साइड का भी डी एस 8 है, इधर का भी डी एस 8 है, जरा यहाँ पर लगाना, तो डी एस पर ये वाली कैलकुलेशन लगाना, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 में से अगर 9 घटाएंगे तो सर माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7, ये हो गया हमारा डी एस। और यहाँ पर कितना है 2 डी एस, यहाँ पर है 2 डी एस। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर इस गणना में लेफ्ट हैंड साइड का डी एस और राइट हैंड साइड का डी एस बराबर नहीं आया। सर इसका डी एस आया है, इसको देखो कैलकुलेशन को करने के बाद, कैलकुलेशन अगर किसी सिंगल संख्या का डीएस निकाल रहे हैं तो वो तो 1 से लेकर 9 तक होगा, वो भी प्लस का। लेकिन अगर सर कोई कैलकुलेशन में डीएस निकाल रहे हैं, ये देखो पूरी कैलकुलेशन का डीएस निकाल रहे हैं, तो सर वो नेगेटिव आ सकता है। सर कैलकुलेशन का डीएस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखो नेगेटिव आ गया। अब हम बात करें सर एलएचएस का डीएस हो गया माइनस का 7, आरएचएस का डीएस हो गया 2, तो ये तो अलग अलग है। अगला हम देखते हैं सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 9 पन्ना 45 हो गया, 45 मतलब 45, 45 का डीएस कितना निकालेंगे 9, तो सर कितना आया 9 निकल के आया। तो इसका मतलब सर ये है जो डीएस था इसके ऊपर अगर हमने मल्टीप्लाई को लागू कर दिया तो डीएस भी तब भी डीएस 9 5 जा 45, 45 का मतलब डीएस 9 होता है, तो 9 इधर है डीएस और इधर भी 9 डीएस है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी कोई एग्जैक्ट इक्वेशन है जिससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन होकर वैल्यू निकल आएगी, उसमें हम डीएस निकालते हैं, तो हमारे पास ये है आरएचएस, ये है एलएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस का जब डीएस निकालते हैं तो कुछ गणनाओं में तो डीएस बराबर आ जाता है, लेकिन कुछ गणनाएं ऐसी होंगी जहां डीएस नेगेटिव आ जाएगा, डीएस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और देखो यहाँ बराबर आ रहा है, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के दौरान डीएस अगर हम निकालेंगे तो डीएस या तो दोनों का बराबर आएगा, या तो दोनों का बराबर आ जाएगा, या फिर बराबर नहीं आएगा। और अगर बराबर नहीं आएगा तो या तो यहाँ पर शून्य आएगा या फिर एक कोई नेगेटिव संख्या आएगी, तभी बराबर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बराबर कौन सी कंडीशन में नहीं आएगा, वो तब आएगा जब कैलकुलेशन करने के दौरान यहाँ पर या तो माइनस की वैल्यू आए या फिर शून्य आए, तब ये हो सकता है कि एलएचएस और आरएचएस का डीएस बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्लस की वैल्यू आएगी गणना करने के बाद, डीएस प्लस का आएगा, तो इस बात की गारंटी है एलएचएस का डीएस और आरएचएस का डीएस हमेशा बराबर होता है किसी भी कैलकुलेशन में।
तो हमें ये समझ में आ गया। लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ पर भी हम एक बात सोच सकते हैं, अगर देखा जाए तो सर डीएस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डीएस है, कोई डिजिटल सम है, उसको हम प्लस का बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर? हम किसकी डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं? 9 की डिविजिबिलिटी। तो अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है या फिर शून्य आ जाती है, क्योंकि सर शून्य से हम शून्य को हम शून्य को 9 बना सकते हैं, क्योंकि अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। तो अगर मान लो हमारा डिजिटल सम बाई चांस डिजिटल सम हमारा कितना निकल के आया? माइनस का 7, तो हम इसको प्लस का बना सकते हैं। कैसे? इसमें 9 जोड़कर, 9 इसमें जोड़ देंगे तो सर 7 में माइनस के 7 में 9 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 बराबर हो जाएगा, डिजिटल सम बराबर हो गया। लेकिन अगर शून्य आ गया यहाँ पर, शून्य, तो शून्य पर थोड़ी सी हमें सोचना पड़ जाएगा और कुछ नहीं है, वो भी हम बराबर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सर अगर हम डीएस की सहायता से हम ये वाली गणना ना करें, हम केवल डीएस की गणना करें, तो क्या हम सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसके सवाल का जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी डीएस होगा सर, उतना ही डीएस इसका आएगा, इस बात की गारंटी है। जो भी डीएस इसका आएगा उतना ही डीएस इसका आएगा, इस बात की गारंटी है। अब हम बात करें सर इस वाले में, तो यहाँ तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया, ये बराबर नहीं आया, लेकिन इसको बराबर बना सकते हैं इसमें 9 जोड़कर। तो लेकिन हम एक बात समझेंगे, डीएस पर हम काम ही नहीं करते, डीएस पर हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं रिमाइंडर पर, हम काम करते हैं रिमाइंडर पर। तो हम बात करते हैं सर यहाँ पर, ये जो कैलकुलेशन थी ये हमने डीएस पर करी है पूरी कैलकुलेशन, ये है डीएस पर, ये है डीएस पर। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन को रिमाइंडर पर करूँ तो जैसे मान लो ये प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को मैं डीएस पर ना करके रिमाइंडर पर करूँ, शेषफल पर जाके करूँ, तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, 2 का अगर डीएस 2 है तो इसका शेषफल कितना होगा? यहाँ देखो शेषफल है, शेषफल, शेषफल पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। अगर डीएस 2 है तो शेषफल भी 2, प्लस डीएस 6 है तो शेषफल भी 6, और इधर डीएस कितना है? 8, तो शेषफल भी 8। तो शेषफल पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो इसका कितना आ गया? यहाँ आ गया 8 और इधर भी 8, 8 आ गया, बराबर आ गया सर, बराबर आ गया। अगर यहाँ देखता हूँ सर शेषफल, शेषफल जो कैलकुलेशन ये थी, इसको शेषफल पर मतलब ये जो मैंने डीएस पर लागू कर दी है ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को मैं शेषफल पर लाना चाहता हूँ, रिमाइंडर पर लाना चाहता हूँ। तो देखो अगर जहाँ पर भी 2 आता है डीएस तो उसका रिमाइंडर 2 ही रहता है। जहाँ डीएस 9 आता है, 9 डीएस पर रिमाइंडर कितना था? 9 डीएस पर रिमाइंडर था 0, तो माइनस 0 हो जाएगा, 0 होगा, ये माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। और बराबर में कितना डीएस था? इसका तो 2 आया ही है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर 2 निकला है सर। ये भी देखो 2 बराबर 2, ये भी 8 बराबर 8। इस और यहाँ निकालते हैं सर, इसका डीएस हमारा निकला था 9, इसका डीएस निकला था 9, तो हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर 9 पर रिमाइंडर कितना होता है? 0, और 5 पर कितना रिमाइंडर होता है? 5 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5, और नहीं 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया ये। और 9 पर डीएस जब 9 होता है तो रिमाइंडर कितना होता है? 0, मतलब ये भी 0, बराबर आ गया। हमने क्या किया कि जो डीएस पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, हम उस कैलकुलेशन को उठाकर रिमाइंडर पर करेंगे, हम डीएस पर कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। यदि हम रिमाइंडर पर कैलकुलेशन करते हैं तो देखो 8 बराबर 8, 2 बराबर 2, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि सर डीएस पर कैलकुलेशन की डीएस की जगह पर अगर हम कैलकुलेशन रिमाइंडर पर करें, जो हम यहाँ कैलकुलेशन जो ये दी है, ये वाली जो गणनाएं दी हैं, प्लस माइनस और जोड़ना घटाना जो भी है, वो अगर दिया है, अगर वो हम डीएस पर ना करके रिमाइंडर पर करें, शेषफल पर, तो इस बात की गारंटी है एलएचएस का शेषफल और आरएचएस का शेषफल बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। ये है एक परम सत्य, यहाँ मैं लिखता हूँ परम सत्य, परम सत्य, यही याद करना है। ये पूरी कहानी, इस पूरी कहानी को, इस परम सत्य को बताने के लिए मैं आपको बताया, ये पूरी कहानी केवल इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने बताई। ये है क्या चीज? ये है एलएचएस का शेषफल, शेषफल बराबर आरएचएस का शेषफल, शेषफल, एलएचएस का शेषफल और आरएचएस का शेषफल ये हमेशा बराबर होता है। किसमें? एक्यूरेट गणना, मतलब एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट गणना में, गणना में अगर कोई एग्जैक्ट गणना है, अगर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन है जिसका आंसर एकदम फिक्स आएगा,
उस गणना में हमेशा इस संसार का कोई भी इक्वेशन है जो एग्जैक्ट गणना निकाल कर देता है, उसमें एलएचएस का शेषफल आरएचएस का शेषफल हमेशा बराबर होगा। एक बार के लिए डीएस पर कैलकुलेशन को थोपेंगे तो गलत हो सकता है, हमें दिमाग हमारा चकरा सकता है कि सर मान ये अलग अलग आ गया, लेकिन सर रिमाइंडर पर कैलकुलेशन को ले जाएंगे तब कभी भी हमारा उत्तर गलत नहीं आता। एलएचएस का जितना भी रिमाइंडर आएगा आरएचएस का रिमाइंडर भी उतना ही आएगा। देखो यहाँ पर 8 बराबर 8 आ गया, 2 बराबर 2 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन को डीएस पर ना करके हम रिमाइंडर पर करेंगे। ये जो कैलकुलेशन दी जाएगी उसको डीएस पर ना करके हम रिमाइंडर पर करेंगे। तो पहला हम काम क्या करेंगे, डीएस निकाल लेंगे उनका, और डीएस जैसे ही निकालेंगे, बस सोचना एक ही बात है, एक जगह सोचना है। देखो डीएस जब 2 आया है तो 2 रिमाइंडर, 6 आया है तो 6, 2 आया है तो 2, बस 9 आने पर डीएस शून्य हो जाता है। जैसे 9 आ गया, डीएस 9 आ गया तो रिमाइंडर शून्य हो जाता है। तो हम डीएस निकालने के दौरान ये याद रखेंगे, जहां पर भी डीएस 9 आ जाएगा उसको हम शून्य मानकर गणना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 के अलावा जो डीएस है वही रिमाइंडर है, केवल 9 को ही तो ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि सर कोई भी गणना होगी उस गणना में हम इस वाले नियम को लागू कर सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड का शेषफल और राइट हैंड साइड का शेषफल बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और हम गणना किस पर करेंगे, रिमाइंडर पर। तो इसमें केवल एक बात याद रखनी है, डीएस ही निकालो, डीएस ही निकालो, लेकिन जहां डीएस 9 आ जाए उसको शून्य मान लो बस और कैलकुलेशन कर दो। जहां डीएस 9 आ जाए उसको शून्य मान लो और कैलकुलेशन कर दो, आराम से एलएचएस का और आरएचएस का शेषफल बराबर आएगा। अब मैं इसको तुम्हें प्रूफ के साथ, देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उन पर इसको लागू करके दिखाऊंगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन विद इन मतलब मुश्किल से 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन करने बैठे तो सर उसका आंसर निकालते ही रह जाओगे। लेकिन यदि आपको ये मेथड मालूम है तो इसकी सहायता से सर उसके उत्तर तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में 2-4 सवाल आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम चेक करते हैं कि जो हमने दिव्यास्त्र नंबर 10 सीखा है सर उसको क्या हम सवालों पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर 4 सवाल लिए, 1 2 3 और ये 4 सवाल लिए। ये दोनों सवाल तो मैंने खुद बनाए हैं। ये सवाल आईबीपीएस क्लर्क 2023 में आया है, ये सवाल भी आईबीपीएस क्लर्क 2022 में आया है। तो देखो ये 2 सवाल तो एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें 2 ही कराऊंगा। क्या इनमें मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसलिए डीएस को किस तरह से लागू होता है। जो हमने दिव्यास्त्र नंबर 10 पढ़ा है इसको जरा मैं एक बार रिवाइज कर दूं। क्या होता है सर, एलएचएस का शेषफल आरएचएस के शेषफल के बराबर होगा हमेशा, लेकिन लागू कहाँ होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर ही लागू होता है। ये गणना हमें रिमाइंडर पर करनी है, शेषफल पर गणना हमें रिमाइंडर पर करनी है, डीएस पर नहीं। यहाँ लिखो डीएस पर नहीं, हमें जो गणना करनी है वो डीएस पर नहीं करनी, डीएस की सहायता से रिमाइंडर निकालना है, उस पर कैलकुलेशन हमको करनी है। तो चलो हमें ये दिव्यास्त्र नंबर ये तो हमारा 10 है और हमारे सामने 4 सवाल हैं। 4 में से सर 2 सवाल तो एग्जाम में आए हुए हैं और ये 2 सवाल मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो चलो इन पर लागू करते हैं कि सर डीएस लागू होता है कि नहीं होता। तो देखो ये मल्टीप्लाई बराबर एक्स है, इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है और इस एक्स की वैल्यू ये है, इन्हीं में से कोई एक होगी, इस बात की गारंटी है। तो हम ये चेक करते हैं कि सर इसका आखिरकार ये वाला जो मेथड है 10 वाला, एलएचएस और आरएचएस का शेषफल निकालते हैं। तो हम पहले यहाँ डीएस निकालेंगे। देखो 5 6 7 मतलब इसका 7 हो गया और ये 5 हो गया, ये डीएस निकाल रहे हैं हम, अभी डीएस निकाल रहे हैं, डीएस। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया, 3 2 5 और ये 5, ये हमने डीएस निकाल लिया, ये डीएस की लाइन हो गई। अब इस लाइन को चेंज कर देंगे सर शेषफल में, तो शेषफल में चेंज करने पर यही बनेगा। देखो डीएस 7 है तो 7, 5 है तो 5, 6 5 है तो 5, 5 है तो 5। बस ये है कि सर डीएस जब 9 आता तो उसको हम शेषफल 0 मान लेते, अभी तो सर यही रहेगा। तो शेषफल अगर रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर तो सर 7 5 5 5 ही रहेगा। तो ये हमें लिखना नहीं है, ये मैं तुम्हें वैसे लिख के बता रहा हूँ, वरना ये लाइन लिखनी नहीं है, ये माइंड सोचनी है माइंड में कि सर डीएस जब ये है तो सर रिमाइंडर भी यही रहेगा। तो हम जो गणना होगी इन्हीं पर लागू कर देंगे। तो हम गणना लागू करेंगे, ये गुणा है यहाँ गुणा कर लो, ये प्लस है प्लस करो, यहाँ गुणा है गुणा कर लो। तो 7 और 7 का गुणा 5 हो गया, 7 पन्ना 35 होता है। तो 35 का कितना होगा सर, 35 का जो डीएस निकलेगा वो निकलेगा 8, क्योंकि सर 35 का मतलब 35 होता है, जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो 5 दूनी 55 25, 25 का मतलब कितना होता है, 25 का मतलब होता है सर 7, और 7 और 8 अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का मतलब कितना होता है,
15 का डीएस कितना निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 आएगा, और 15 का डीएस हो गया 6। इसका मतलब सर डीएस हमारा 6 है, या रिमाइंडर 6 है। हमने डीएस को रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लिया और रिमाइंडर निकला 6। इसका मतलब सर ये है रिमाइंडर 6 है तो डीएस भी 6 होगा। तो इन सवालों में, इन 4 ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का रिमाइंडर 6 आएगा या फिर डीएस 6 आएगा वही मेरा उत्तर बनेगा। तो चला चेक करो। देखो रिमाइंडर डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट हमें रिमाइंडर ही तो निकालना है, रिमाइंडर पे काम किया है तो हम काट देंगे संख्याओं को। काटने के बाद जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। सब कट गई संख्याएं तो रिमाइंडर 0, और अगर सब नहीं कटी तो रिमाइंडर हमारे पास, चलो ठीक है यहाँ चेक करते हैं। सब नहीं कटेंगी तो जो बचेगी वो रिमाइंडर होगा। तो देखो 9 काट देंगे, 3 ये 6 और 3 9, ये कट गया तो इतना 3 और 2 5, सर इसका आया 5। हम यहाँ देखते हैं सर 3 3 3 9, ये खत्म हो गया। हम बात करते हैं 8 और 6 14, 14 मतलब होता है सर 5, इसका डीएस 5 आया, रिमाइंडर भी 5 होगा। हम बात करते हैं इसके डीएस की, तो हम बात करते हैं जोड़ो इसको, 6 और 3 9 खत्म, 3 और 2 5, 5 ये है और 8 ये है, 8 और 5 13 होता है, 13 को जोड़ देंगे तो इसका आएगा 4। हमें लाना है 6। इसका देखो 9 ये कटा, 3 3 3 9 ये कटा, कुल मिलाकर इसका कितना आया 6। इस बात की गारंटी है आंसर आएगा ये वाला, आंसर आएगा यही वाला, क्योंकि केवल सर यही ऑप्शन है जिसका रिमाइंडर 6 आ रहा है, या हम जिसका बोले डीएस। ये जो हम काट देते हैं ना, ये काट देते हैं, ये काटने के बाद क्या आता है, रिमाइंडर आता है। काटने के बाद बचता रिमाइंडर है। तो हमें मात्र सर डायरेक्ट रिमाइंडर हमने निकाल लिया, और ये हमने रिमाइंडर कहाँ कितना निकाला था 6। इसका मतलब सर इधर हमने कैलकुलेशन की तो रिमाइंडर आया 6, और इधर भी हमने चेक किया तो 6, तो यही हमारा आंसर है। हम इसकी गणना करेंगे ही नहीं। तुम कहोगे सर ये वाली हमने लाइन फालतू लिखी है, ये वाली लाइन, ये वाली अभी मैंने फालतू इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे बताना है कि डीएस से हमें रिमाइंडर पर आना है, वरना जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये वाली लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दिमाग यही चलेगा कि सर यहाँ डीएस में कहीं पर 9 तो आया नहीं है, तो कम करो इसी पर लागू कर दो, जो भी कैलकुलेशन है इसी पर लागू कर देंगे, डायरेक्ट यहीं पर लागू कर देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं सर। अब देखो इसकी गणना तुम करके खुद देख लेना कैलकुलेटर से, यही आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं सर, यहाँ डीएस निकालते हैं पहले, डीएस यहाँ करते हैं। देखो 2 और 2 4, 5 6 7, ये 7 हो गया, ये कोई इसका 7 आएगा, ये कर देता हूँ चलो यहाँ पर 7, ये है मल्टीप्लाई। 8 और 2 10 होता है, 10 का मतलब 1 होता है, प्लस अभी मत जोड़ना घटाना करो, अभी बाद में करेंगे। 1 और 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, और ये है 8, इसका 8 आएगा। इसका अगर जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, 15 का मतलब होता है 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 3 हो गया, ये हो गया 7। तो अब हम बात करें सर इसमें डीएस में कहीं पर भी 9 दिख रहा है, 9 होता तो उसको शून्य कर लेता, तो कहीं पर भी 9 तो नहीं दिख रहा, तो सर जो डीएस है वही रिमाइंडर होगा, तो लागू कर दो यहीं पर, कैलकुलेशन यहीं लागू कर दो, और इससे निकलेगा क्या, रिमाइंडर निकलता है, इससे निकलेगा क्या, रिमाइंडर निकलता है। तो हम बात करते हैं सर, यहाँ से कैलकुलेशन लागू कर दो, गुणा, ये प्लस था, यहाँ गुणा था, ये माइनस था, और ये गुणा था। हमने कहा कि सर डीएस पर ही लागू क्यों कर दी, क्योंकि सर डीएस का मतलब रिमाइंडर ही होगा, क्योंकि यहाँ 9 तो है नहीं, तो इसलिए हम इसी पर लागू कर देंगे, और जो भी निकल के आएगा वो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा, वो हमारा क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। तो चलो हम यहाँ पर चेक करते हैं। 7 1 7, 8 8 7 56, 56 का होता है 11, 11 का मतलब 2, 8 का गुणा 7 में करेंगे, 7 का ये गुणा करेंगे तो 56 होगा, 8 7 56, 5 6 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 11, 11 का मतलब 2, तो 2 आ गया, माइनस 7 या 21, 21 का मतलब 3 हो गया। इनको कैलकुलेट कर लो, ये प्लस है, प्लस 7 और 2 9, 9 में से 3 घटे तो कितना आता, 9 में से 3 घटे तो आया 6। इसका मतलब सर हमारा इधर वाले का जो रिमाइंडर वो आया है, रिमाइंडर सर वो रिमाइंडर आया है 6। जरा इनमें चेक करो किसका रिमाइंडर 6 है, तो देखो तुम कहोगे सर 7 और 2 9, ये तो खत्म हो गया, तो इसका रिमाइंडर 5 आया। 6 और 3 9, ये खत्म हो गया, तो इसका रिमाइंडर 7 आया। 7 और 2 9, इसका रिमाइंडर 6 आया, 6 ही हमको चाहिए, तो यही आंसर बनेगा। हम बात करते हैं, इसको चेक करते हैं, 7 और 5 12, 12 13 14 15, 15 1 5, इसका भी आ गया 6। अच्छा 7 और 5 12 13 14 15, इसका भी लो। अब यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हुआ कि सर इसका भी रिमाइंडर देखा जाए तो 6, तो देखें 7 कट 6 आ गया, 7 8 9 10, 10 का मतलब 1 और 6, इसका भी 6 आ गया। अब क्या करें सर, अब क्या करेंगे सर, इसका भी 6 इसका भी 6, तो इस वाले सवाल की जो गणना है
इसकी गणना हमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 2 आ चुके हैं 6। अगर 2 आ गए हमारे पास, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में सर बराबर बराबर आ रहा है, तो फिर इन्हीं 2 में से उत्तर तो इन्हीं दोनों में से है, बस हमें अब गणना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर 2 का मैच कर गया, इसलिए मैंने जानबूझ के ये रखे सर इन 2 का मैच करेगा। अगर कभी भविष्य में तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा दिमाग कभी कि सर अगर ऐसा हुआ कि सर इनमें से किन्हीं 2 ऑप्शन का सेम आ गया, तो अगर सेम आ गया तो फिर वहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर हम साधारण कैलकुलेशन पर ही जाएंगे, साधारण कैलकुलेशन पर जाएंगे। या हमारे पास एक और नियम है सर, दहाई का अंक निकाल लेंगे, हमें इतना पता चलेगा सर इसमें से और इसमें से ही है उत्तर, तो अब हम दहाई का अंक निकालेंगे। दहाई का अंक जिसका 2 आएगा वही आंसर बनेगा, दहाई का अंक जिसका 3 आएगा वही आंसर बन जाएगा। तो सर दहाई का अंक कैसे निकलता है वो तो हम आपको बताएंगे, जो गणना वाली वीडियो होगी, जो नंबर सिस्टम है वहाँ हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पर भी दूसरा नियम लग जाएगा, या तो तुम वो समझ जाना, नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना। इसका मतलब सर इन दोनों में से एक ही जवाब होगा। अब आप ढूंढना, इनको सही कैलकुलेट करना और चेक करना सर इनमें से कौन सा उत्तर बनेगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा काम है। मैंने बस बता दिया कि जब 2 ऑप्शन में सर समान आ गया डीएस या फिर रिमाइंडर सेम आ गया, तब क्या करेंगे सर, तब क्या किया जाएगा, तब हमारे पास और भी नियम है सर। यूनिट डिजिट है, तुम कहोगे यूनिट डिजिट सेम आ गया, तो सर हमारे पास दहाई का अंक है। 10th डिजिट भी हम निकाल सकते हैं, ये भी हमारे पास नियम है और बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जब आएगा तब हम बताएंगे। तो इसका मतलब सर इसकी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, तो इसकी ये वाली गणना करने से हमें कोई फायदा हुआ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जगह फायदा ना हो, इसमें चेक करते हैं सर। इसमें ये दोनों एग्जाम में आया है, वो भी एग्जाम में आया है। देखो इसका हम निकालते हैं 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3। देखो 12 का मतलब 1 और 2 3 हो गया, 12 का मतलब 3, का मतलब होता है गुणा, 60 इसका 6 होता है। चलो डीएस की बात करता हूँ। देखो जहाँ पर भी 9 आ जाएगा उसको शून्य कर लूंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पता है क्यों? डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब है कैलकुलेशन होती है सर शेषफल पर। तो मैं एक काम करूंगा ना, अगर कहीं डीएस 9 आ जाएगा तो उसकी जगह शून्य रख लूंगा, बस बात खत्म, और कैलकुलेशन मुझे करनी है। तो 7 5 12, 12 का मतलब 3 होता है, 3 का मतलब गुणा होता है, 60 का डीएस 6 निकलेगा, 6 निकलेगा। परसेंटेज, देखो परसेंटेज का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिशत का मान कितना होता है, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, इसका कोई मतलब नहीं होता। नीचे भी 1 ऊपर भी 1, तो डीएस 1 रहता है। तो कुल मिलाकर ये परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसको भी हम डिटेल में परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे सर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्लस 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 का साइन। अब हम बात करते हैं सर ये 100 का 1 होगा, का मतलब गुणा होता है, इसका मतलब 3 होगा, प्लस ये 2 होगा, और ये हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, ये तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। इसका होगा 2, सॉल्व करो, 6 18, 18 का मतलब 9, 6 18, और 18 का मतलब होता है 9, और जहां पर भी 9 आ जाए मैंने क्या किया था, शून्य मान लेना, तो इसको शून्य मान, चलो अभी मत 9 लिखा रहे दो, प्लस ये है 3, 3 आ गया, और 2 दूनी 4, 4 ये आ गया। मैंने कहा था 9 आ जाए, जहाँ 9 आ जाए उसको शून्य मान लो। तुम कहोगे सर शून्य ना मानू तो भी कैलकुलेशन करोगे तो भी, वैसे इसका डीएस शून्य अगर मान लूंगा तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 आएगा इसका डीएस 7, और अगर इसको 9 को जोड़ लेंगे तो तब भी 7 आएगा ना। तुम जोड़ के देखो 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब 7 ही तो होता है। तो इस 9 को जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सर इसका मतलब शून्य हो जाता है। मैंने कहा था कि जैसे डीएस निकालो, डीएस पे ही लागू कर देना, और जहां 9 आ जाए उसको शून्य मान लेना, इसको शून्य मान दो, इसको खत्म, ये खत्म हो गया शून्य मान के, 4 और 3 7 हो गया, तो कुल मिलाकर इसका डीएस कितना आया, 7 आ गया। तो सर इसका जवाब यहाँ जो भी होगा, उसका जो भी उत्तर निकलेगा उसका डीएस 7 आएगा। देखो 4 4 4 4 12, ये तो 12 आ रहा है, 12 का मतलब 3 हो गया, तो ये उत्तर बन नहीं सकता। 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 1, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा। 5 और 5 10 और 4 14, ये 14 मतलब होता है 5, तो ये भी नहीं बन सकता। 6 और 4 10, 10 और 6 16, सर 16 का मतलब होता है 7, यही बनेगा आंसर। 8 8 8 8 16 और 4 20, इसका होगा 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास निकला ये वाला। तो देखो ये जो सवाल था, अगर तुम इस सवाल को कैलकुलेशन करने बैठते तो शायद थोड़ा टाइम ले जाते, लेकिन अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, तो उत्तर ढूंढने में बहुत आसान होगा। ये सवाल एग्जाम का ये मैंने नहीं निकाला, इसका मतलब एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं जिनका डीएस अलग अलग होता है, और एक ही का डीएस मिलेगा। उत्तर वाले में जो इसका सवाल का जो भी उत्तर होगा उसका डीएस जो होगा वो एक ही ऑप्शन में होगा। देखो ये एग्जाम में आया है, इसका मतलब सर ऐसा भी आता है। ये तो मैंने बताया है, बाई चांस ऐसा हो
कि सर 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, ये बाई चांस होगा, लेकिन ज़्यादातर यही मिलेगा। ठीक है, बाई चांस अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे पास दूसरे अस्त्र शस्त्र होंगे। कुल मिलाकर अभी तो हमारे पास यही है। आंसर निकाल लिया हमने आराम से। क्वेश्चन एग्जाम में आया 2023 IUPAS क्लर्क। इसको देखो 5, हम डायरेक्ट इसको करें, देखो 5 और 2 7 और इधर 5 है, 7 पन्ना 35, 35 का मतलब हो गया 8 प्लस 2 और 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 दूनी 6, तो इसका होगा 6 और बराबर में चल रहा है। देखो x की वैल्यू निकालनी है, बराबर में x प्लस 140 का मतलब 5 हो गया, ये प्लस है 5 हो गया। सॉल्व कर दो इसको, 8 और देखो 5 को इधर भेज दो तो 8, 8 और 6 14 होता है, सर 14 में से 5 घटा दो, बराबर आ गया x, कितना आएगा 9 आ गया, 9 आ चुका है, 9 आ गया, 9 आ गया। तो 9 का मतलब क्या होता है याद, हाँ डिजिटल सम 9 आएगा, डिजिटल सम 9 आएगा, रिमाइंडर 0 होता है, 9 पर रिमाइंडर 9 पर जो होता है वो रिमाइंडर 0 होता है और डिजिटल सम 9 आता है। तो हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे, जिसका भी डिजिटल सम 9 आ जाएगा आंसर बनेगा वही। तो देखो आंसर कितना बनेगा भाई, देखो 5 1 6, ये 6 आएगा, ये नहीं हो सकता, 5 6 7, ये 7 आएगा, ये नहीं होगा, 9, ये तो 9 काटी तो 0, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया तो ये भी नहीं होगा, 5 6 7 8, ये 8 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, 5 6 7 8 9, गारंटी की बात है यही होगा 135, यही होगा 135। चेक करना है इसको सवाल को, ठीक है भाई। तो ये है, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सर अगर हमको ये आता है, जो ब्रह्मास्त्र जो दिव्यास्त्र नंबर हमने 10 बताया था, इसमें थोड़ा सा बस एक चीज़ बताइए, 9 की डिविजिबिलिटी, उस 9 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके हम उत्तर तक थोड़ी सी आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे मेहनत तो आपको वही करनी है, मेहनत वही मैंने कहा था, गुणा और भाग वाला मेथड वही अपनाना है जो हमारा साधारण तरीका है, वही हमको अपनाना है। ये मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, उसी को बात को फॉलो करना है। लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके हैं जिन तरीकों से हम सवाल के उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये कुछ तरीके हो सकते हैं, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी और भी आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तुम कहोगे सर इतना ही हो गया क्या, बस हो गया? नहीं, जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो 9 की डिविजिबिलिटी आएगी, वहां पर तमाम सवाल करेंगे इनकी सहायता से। केवल 9 पर ही नहीं, शेषफल सर किसी का भी निकाल लो, 11 का भी सिखाएंगे आपको, तो वहां से भी हम इसको सवाल को निकाल सकते हैं। तो अभी हम मानते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखना, आपके माइंड में बैठ जाएगी बात कि आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ लगेगा, ओनली एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ही लगेगा, हर एक जगह नहीं लगता है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।